वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसकी टाइमिंग जो है 1500 से लेके 600 बीसी है। क्लियर? 1500 से लेके, हाँ ठीक है, 1500 से लेके 600 बीसी है। इसको दो भाग, अभी बता रहा हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। इसको दो भागों में रखा गया है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो है वो रखा गया है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम जो रखा गया है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। इसी बीच यहां पे एक पॉइंट आप इंडिकेट कर देना, 1000 बीसी में लोहे की खोज की गई। आगे चल के उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, वो शुरू होता है 1000 बीसी से 600 बीसी। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखना और कुछ भी नहीं रखना, बस इतनी सी बातें आपको याद रखना। यानी कि वैदिक सभ्यता, अब जब पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेना, वैदिक सभ्यता का कहने का सीधा सा मतलब है वैसी सभ्यता जो वेदों से निकल के आई है। और वेद हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे मिली है। इस काल में जो संपूर्ण जानकारी हमको मिलती है वो वेदों से मिलती है, और उसी वेद से फिर हम आपको बताते हैं वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। क्लियर है? इस सभ्यता के संस्थापक को जो है आर्य को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसे कई जगह कई किताब में आप सुनते होंगे आर्य सभ्यता भी, क्योंकि ये जो है आर्यों ने इस सभ्यता की क्या की है, स्थापना की है। तीसरी बात, ये सभ्यता जो है मूलतः क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहली बार जो सभ्यता आपको बता रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, वो क्या थी, शहरी थी, लेकिन ये सभ्यता जो हो गई वो गांव वाली सभ्यता हो गई, ग्रामीण सभ्यता हो गई। आर्यों का मूल स्थान जो है वो हर एक इतिहासकार अलग अलग बात बोलते हैं, हर एक इतिहास अलग अलग बात बोलते हैं, लेकिन आपको जो बस ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना सा ध्यान रखना है कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो क्या है, मध्य एशिया रखा गया है। और वो कौन बोल रहे हैं, मैक्स मूलर। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? चलो आओ, तो ये तो डेट वाइज भाग में डिवाइड हुआ, आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क देके इसको याद रखना नोट में। 1000 बीसी में जो है वो क्या है, लोहे की खोज हो गई है। बस आओ नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता। वेदों के द्वारा, वेदों, अब वेद बोले तो यही साइड में लिख देते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, एक सेकंड, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद। वेदों के द्वारा रचना की गई है। यह सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का निर्माण आर्यों के द्वारा हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चल आगे। आर्य जो थे मूलतः मध्य एशिया, कई लोग पंजाब बोलेंगे, कई लोग तिब्बत बोलेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, है ना, कई लोग दक्षिण से बोलेंगे, लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो आर्य जो भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। और ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो कोई और नहीं दे रहे हैं बल्कि मैक्स मूलर दे रहे हैं। ये वही है जिन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या है, नदियों के, ध्यान रखिएगा, नदियों बाढ़ की वजह से जो है क्या हुई थी, समाप्त हो गई थी। क्लियर? अब यहां भी आपको ध्यान रखना मैक्स मूलर, ये जितनी बातें आपको बताएं अभी तक वही सब बातें यहां पे लिख दी। पहले आपको बता दिए कि वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, ये तो सीरीज में है, वो तो आपको बताते जाएंगे, बस एक बार जान जाओ ये 4 वेद हैं। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को एक साथ लिखा गया है। और चौथा जो है, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद जो है, बीच में तो बोलते चले जाते थे चंदन जी, ट्रिक तो सबको समझाते हुए चले गए, है कि नहीं? सबका तो नदी से लेकर सब कुछ का तो आपको बताते चले गए, आप ध्यान नहीं दिए तो। चले, तो ये सारी बातें हैं, इनकी रचना जो है वेदों के द्वारा हुआ, इसीलिए इसे कहा गया है वैदिक सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यह सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिएगा। ये सभ्यता हड़प्पा सॉरी वैदिक सभ्यता जो है वो मुख्यतः क्या है, ग्रामीण सभ्यता। तीसरा पॉइंट, ये सभ्यता का निर्माण जो है आर्यों के द्वारा हुआ, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कई किताबों में पढ़िएगा तो वहां पे मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में बताते थे ना कि सिंधु घाटी सभ्यता भी है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता भी नाम है, उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम है, आपको याद कीजिए। इसके साथ साथ में सरस्वती सिंधु सभ्यता भी है, ये सारी बातें भी आपको हमने बताया हूं। उसी तरीके से यहाँ भी नाम जो है अलग अलग है, और ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने आके वैदिक सभ्यता को यहाँ पे डेवलप किया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आर्य आए कहां से थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया तो आर्य नहीं थे, इंडिया में आए कहां से थे, तो ऐसा माना जाता हद तक सही, क्लियर अभी तक नहीं है कि मध्य एशिया से आर्य जो है वो कहां थे, भारत में थे। और ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, स्टेटमेंट ये मैक्स मूलर दे रहा। अब यहाँ पे एक पॉइंट बाबू इंडिकेट करके लिख देना कि आर्य का अर्थ होता है, ध्यान समझना, आर्य का अर्थ क्या होता है बताइए, सभ्य लोग, उच्च लोग, सभ्य या फिर उच्च लोग, अपने आप को सभ्य और उच्च मानना। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपकी राइटिंग पढ़ो, अब भी नहीं समझ में आ रही है, इतनी तो साफ चल रही है। और अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है पढ़ने की तो टेंशन लेने का बात नहीं है, बस आज जैसे नोट्स मिल जाएगा उसका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। क्लियर है? एक्चुअली बात नोट्स मिल जाता बाबू, जो टाइपिंग करते हैं 2-3 दिन से छुट्टी में थे वो आज आए ही हैं,
तो आज आपको मिल जाएगा, मत घबराइए। आगे बढ़ते हुए पॉइंट आ ही है, तो आज आपको मिल जाएगा, मत। नेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं यहाँ की जो भाषा थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो भाषा है, इसी में आगे बढ़ते हुए पॉइंट, इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आए मध्य एशिया से तो आए, सुजीत सर आपने बता दिया कि मध्य एशिया से इंडिया में आए, तो इंडिया में आए तो कहाँ है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है पंजाब वाला, अफगानिस्तान वाला, सिंधु वाला आसपास जगह पे वहां पे पहुंचे थे। तो ध्यान रखिएगा पंजाब और अफगानिस्तान के सिंधु के आसपास, पंजाब अफगानिस्तान सिंधु क्षेत्र के आसपास आए आए थे। क्लियर है, क्लियर है। इनकी भाषा संस्कृत थी। ये कौन सी भाषा बोलते थे, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोहे की खोज, लोहे की खोज 1000 बीसी में हुआ, यानी कि ईसा पूर्व, जीसस के जन्म से पहले की कहानी है। कोई दिक्कत? किनकी भाषा बाबू, आर्यों की भाषा, आर्य लिख देते हैं, यहां सारी बातें बाबू आर्य चलेगी, आर्य की भाषा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चले, पाली भाषा, पाली बुद्ध की थी बाबू, बीना जी बुद्ध की थी। क्लियर है। और प्राकृत जो था वो जैन का, आप वहां मत जाइए, अभी पहले यही संस्कृत में रहते हैं, है ना। संस्कृत के बाद आगे चल के प्राकृत भाषा होगा, जब जैन धर्म बताएंगे आपको, उसके बाद जैन धर्म होगा, उसके बाद आगे चलने के बाद फिर बुद्ध होगा, तो वहां पे पाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट है आर्य। मुख्यतः लोहे से परिचित नहीं थे, फिर धीरे धीरे इनका टाइम जब खत्म हुआ, उसका उत्तर वैदिक काल था, उसके बाद ही लोहे का क्या होता प्रचलन चलता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा बाबू, स्टेटमेंट में देगा क्वेश्चन, फॉर्म लंबा चौड़ा गिरा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बड़ा ऊपर उठा रहेगा, याद रखिएगा। इसे ध्यान से समझिए, जितनी बातें बताई जा रही है एकदम पूरा ऑब्जर्व कीजिएगा माइंड में, है ना। अब आर्य की बात कर रहे हैं, आर्य यहाँ के हैं नहीं, आर्य कहाँ से है, मध्य एशिया से है, मैक्स मूलर बताया। अब एक चीज और ध्यान रखना कि मैक्स मूलर ने बताया कि मध्य एशिया से आया, तो फिर आएगा कौन सा, बताने वाली क्या बात है, स्थल मार्ग से आएगा, दूसरा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वास्को डी गामा जब तक नहीं आएगा, यानी आधुनिक भारत नहीं होगा, तब तक तो क्या है, समुद्र के किनारे से रास्ता मिलेगा ही नहीं। तो इस समय तक जो है स्थल मार्ग की है, जो पंजाब है ना, चाहे वो भारत वाला हो या फिर आपका पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान, सिंध वाले आसपास में आर्य सबसे पहले भारत में एंट्री करते हैं। ध्यान रखिए, उस समय जो भारत था 1947 से पहले ये सब भारत था, याद रखिएगा। अब आर्य की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, ये यहाँ रह के यहाँ के लोगों का देख के उसके बाद इनकी भाषा जो है वो धीरे धीरे जो है संस्कृत है, जिससे कि लोगों को ये नहीं समझ में आया कि ये दूसरे देश से आके, यानी मध्य एशिया से आके हिंदुस्तान में बस इनकी भाषा जो थी वो कैसी थी, संस्कृत थी। याद रखिएगा, लोहे की खोज 1000 बीसी से, और आर्य मुख्यतः लोहे से परिचित नहीं थे। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखना। बस हड़प्पा वाले लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो कृषि में लोहे का हल का प्रयोग किया। अरे भाई, वहां पे तांबा का इस्तेमाल होता था बाबू, समझो। क्लास नहीं करती ना मनीषा, इसी से दिक्कत होता है, कंटिन्यू क्लास करोगी तब ना। चलो करना। अब दूसरी बात है राजनीति। वैदिक सभ्यता की राजनीति कैसी थी, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, तो दोनों ध्यान रखना, राजनीति उसी में है। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, थोड़ा सा इसी को समझते हैं। कहा जाता है कि गांव संभवतः जो है कई परिवारों के समूह से मिला हुआ था। ध्यान रखिएगा, गांव जो है वो संभवतः कई परिवारों के समूह से मिला हुआ था, और इसी को कहा जाता था ग्राम, विस या फिर जन, जो कि सबसे उच्च इकाई होता था। क्लियर है। ग्रामीण, ग्राम का क्या होता था, प्रधान होता था, और अनेक विषयों का समूह जो होता था उसी को कहा जाता था जन। एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल कर देता था कि दिमाग में क्लियर हो जाए। यानी प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे आज के डेट में सोचो ना कि आपका प्रशासन जो वो कैसा है, संभवतः हमारा समाज जो है जहां पे आप रह के अभी समय पढ़ रहे हो वो गांव है, तो संभवतः ऐसा है कि जो जिस गांव में आप हैं वो है क्या, एक गांव है, जहां पे क्या है, कई परिवारों का क्या है, जहां पे समूह को गांव कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, कई परिवारों के समूह को गांव कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, यानी परिवारों के समूह को ही तो क्या कहते हैं, गांव कहे या ग्राम कहे, चाहे ग्राम हो, विस हो या जन हो, ये सबसे क्या था, उच्चतर इकाई था। क्लियर, चाहे ग्राम, विश या फिर जन, उच्चतर इकाई था। क्लियर है, कोई दिक्कत? सबसे ऊपर था। ग्रामीण जो होते थे, ध्यान रखिएगा, वो गांव के प्रधान होता था, जो ग्रामीण होता था वही गांव के प्रधान होता था। ग्रामीण ग्रामीण ही गांव के क्या होते थे, प्रधान होते थे। ध्यान से समझिएगा, अनेक विष, ध्यान रखिएगा, ये जो विष आपको बताया ना, यहाँ पे ये पॉइंट को थोड़ा कर देते ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे, और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है विष, यहाँ पकड़िए विष। तो एक चीज ध्यान रखना है कि अनेक विष जो होते थे वो क्या होते थे, समूह में होते थे, और विश्व कई गांव का क्या होता था, समूह होता था। ध्यान रखिएगा, अब विष का भी क्लियर रीजन हो रहा है। विष अनेक गांव के समूह को विष कहते थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? और इसके जो प्रधान होते थे उनको क्या कहते थे, विश्वपति। यही पे इंडिकेट कर देते बाबू, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। इनके प्रधान को
विषपति कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो बताना। बैकग्राउंड डीप ब्लैक है बाबू। अच्छा रुको ना, लिखा हुआ फिर हट जाएगा, रुको कर देते हैं। ये तो डीप है, इससे ज्यादा डीप क्या होगा? थोड़ा सा कलर अपना हल्का सा डाउन कर दो, हो जाएगा। चलो आओ अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे हल्का सा आप समझ लेते हैं, जन के अधिपत्य को क्या कहा जाता है? जनपति या राजा। ये पॉइंट को भी इंडिकेट कर देते हैं थोड़ा जन को। अब यहाँ बताए ना, देखो ना, ग्राम बताए, विश्व बताए और जन बताए, तो तीसरा वाला को भी थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं। क्लियर है? जन, जन का मतलब क्या हुआ? अगर जन की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे राजा होता था। जन के जो अधिपत्य होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? जनिपत या फिर राजा। जन के अधिपत्य को जनपति या राजा कहते थे। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी बताते हैं कैसे याद करना। कुछ चीजें तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक ही नहीं है। आपको समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? एक चीज ये ध्यान रखना है, जन का मतलब होता है क्या? राजा। बताइए, जन का मतलब होता है क्या? आप नाम ऐसे भी समझा दो, आपके दिमाग में चलेगा। जन का मतलब एक जन, जो मैं हूं। ये पकड़ना, ये तो पूरा विजन आज क्लियर हो जाएगा। जन मतलब क्या है? एक हूं, एक इंसान जो होगा, एक जन होगा। उसके बाद उसकी शादी करवा दो तो वो क्या हो जाएगा? जरा बताना। जन से जनपति। आगे चलेगा तो फिर क्या होगा? आगे चल के धीरे-धीरे संख्या जब बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? जनपद। और ये संख्या फिर से जो आगे और बढ़ेगा तो यही क्या हो जाएगा? महाजनपद। सुजीत सर, थोड़ा सा संख्या ये और आगे जब बढ़ेगा तब ये क्या कहलाएगा? जनपद जो है ये चल के महाजनपद, और महाजनपद आगे चल के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साम्राज्य हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही चला है पूरा का पूरा प्राचीन में। जन हुआ, जनपद हुआ, महाजनपद हुआ और फिर साम्राज्य हुआ। महाजनपद आप जानते हैं, 16 महाजनपद, और आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। उसके बाद वही जनपद जो है आगे चल के संख्या जब बढ़ी तो साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई संख्या, कोई समस्या? हाँ बाबू, जन का मतलब एक जन, एक लोग हुए और क्या संख्या। चले तो ध्यान रखिएगा इस चीजों को। क्लियर है? जन शब्द का उल्लेख अगर ऋग्वेद को उठाकर पढ़ने की कोशिश, अब देखना पॉइंट आएगा। जन शब्द का उल्लेख अगर ऋग्वेद को पढ़ना शुरू कर दो तो इसमें 275 बार मिलता है जन शब्द का उल्लेख। जन शब्द का उल्लेख जन शब्द का उल्लेख 275 बार, 275 बार ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर है? जन शब्द का 275 बार मिलता है, जबकि जन के बाद जनपद होगा, जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। जन का 275 बार, जबकि जनपद का ऋग्वेद में एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता है। याद रखिएगा, जन का तो मिलता है लेकिन जनपद का उल्लेख एक बार भी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो है आनुवांशिक हो गया था। जरा बताना इसका मतलब। ऋग्वेद में अनुवांशिक का पद आनुवांशिक हो गया, यानी कि राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? बताइए। तो पानी लाइए ना। चले थोड़ा सा समझते हैं आखिर इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक चीज और इसमें एक दो पॉइंट और है, उसको समझा दूं। जैसे सभा समिति है ना, ये राजा की दो क्या होती थी? पुत्रियां हुआ करती थी। तो इसको भी थोड़ा सा हल्का सा कहीं पे इंडिकेट कर देता हूं। यहां पे सभा और जो राजा को जो राजा को जो राजा को सही निर्णय लेना बताती थी, जिसमें सभा और समितियां हुआ करती थी। क्लियर है? कोई दिक्कत? महिलाएं भी सभा में क्या कर सकती हैं? भाग ले सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी समाज जो है, यानी कि वैदिक काल तक समाज जो है जिसमें महिलाओं की क्या है? प्रधानता है। याद रखिएगा, यानी कि महिलाएं भी सभा में अगर महिलाएं चाहें तो वो सभा में जाके क्या कर सकती हैं? बैठ सकती हैं, और वो भी क्या कर सकती हैं? राजा को, अगर राजा कुछ गलत कर रहा है तो उसको बता सकती हैं। क्लियर है? इस काल में एक चीज और ध्यान रखना है, इस काल में राजा का भूमिका कभी स्वामी का नहीं रहा है। ये एकदम पॉइंट रखना स्टेटमेंट में। इस काल में राजा का भूमिका कभी भी स्वामी में नहीं रहा है, लेकिन युद्ध का स्वामी राजा को जरूर माना गया है। राजा की भूमिका स्वामी का नहीं रहा है, परंतु इन्हें युद्ध का स्वामी
कहा गया है, अरे कहा गया, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो यहां तक कोई समस्या? और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यहां पे इंद्र को पुरंदर कहा गया। बस राजनीति में इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना अगर याद है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाला, और इतना अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फंस जाइएगा। अब रहा, ये तो सारी बातें थी जो आपने लिखते हुए चल गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब समस्या ये है कि इसको कैसे आपको मैं आपके दिमाग में डाल दूं जिससे कि ये पूरा का पूरा दिमाग में फुट रहे, रखा रहे, एग्जाम तक तो रखा रहे, उसके बाद भूल भी जाएगा कोई काम नहीं। अब अभी तक आपको हम यही चीज बता रहे थे, वैदिक सभ्यता के बारे में दो भागों में डिवाइड हो गया। अभी जितनी भी बातें चली बाबू तो दिमाग में उत्तर वैदिक का लगा तो खुद में बोल दो उत्तर वैदिक का। अभी जो है वैदिक काल में चला, कई परिवारों के समूह को क्या करते थे उसमें गांव करते थे। इसका मतलब है सुजीत सर क्या संयुक्त परिवार आता होगा? हाँ, आज के डेट में। अरे पूजा समझ में आएगा, थोड़ा सा समय दो ना। ये सब वो बात हुई है, ये पूरा धर्म का मुद्दा वाला है, पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है धर्म का है, इसे बहुत कुछ याद करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा बस वक्त दो ना, आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, ये सोचो एक टाइमिंग था, एक सभ्यता था जिसका नाम था वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता थी। अब जरा फील करो उस समय की राजनीति क्या है, इसमें समझने का क्या है, उस समय का राजनीति कैसा था, बस सामने देखते रहो, हो गया। और इसमें क्या समझने का है, इसमें दिमाग लगाने का कुछ नहीं, बस खाली सुनना है कि कैसे कैसे कहानी घट रही है। और आज के डेट में क्या वो समाज है, वो राजनीति है, वो अर्थव्यवस्था है, बस उसको देखना है। 2 मिनट में इतिहास से इश्क हो जाए, क्लियर है? अरे बाबू क्या बताएं, जब फास्ट बोलते हैं तो यही लोग रोक देते हैं सब लोग कि सर बहुत फास्ट बोलते हैं, तो नीचे से शिकायत आता है सिस्टम से कि सर थोड़ा स्लो बोलिए। स्लो बोलते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार ना सबको रखते हैं, वैल्यू देते हैं सबका। जो बोलते हैं कि फास्ट है उनका भी सम्मान रखते हैं, जो बोलते हैं स्लो उसका भी सम्मान रखते हैं। धीरे धीरे जब आप मेरे साथ चलना शुरू कर दीजिएगा, जब आपको लग जाएगा कि हाँ अब धीरे धीरे समझना, तो क्लास फास्ट हो जाएगा, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। हमको क्या है, क्लास फास्ट पढ़ाओ स्लो पढ़ाओ से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन लड़वाओ, बस सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी हालत में। बस मन समर्पण तन समर्पण और ये जीवन समर्पण, किसी भी हालत में एक में सिलेक्शन होना चाहिए। क्या और उसमें भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, हिस्ट्री की बात करूंगा, हिस्ट्री में सही होना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको जो करना कर ले। हाँ बाबू, हे भगवान, गांव जिसे समझ में आ जाए, सही ऋग्वेद में ग्राम का ही चर्चा हुआ बाबू। चलो लो, अब सुकून मिला। चलो अब कई परिवारों के समूह को क्या कहते थे, ग्राम कहते थे। ग्राम मतलब गांव जिसमें कई सारे, आज भी गांव कैसा बना हुआ है, कई सारे परिवार हैं, उसी से तो गांव बना हुआ, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को सम्मिलित करके एक गांव बन गया जिसका नाम अलग अलग तरीके से रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, कई परिवारों के समूह को क्या कहते हैं, गांव का ग्राम कहते हैं। ग्राम, विष और जन, ये सबसे उच्च तरीका था, सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर चाहे ग्राम की बात कर ले, फिर चाहे विष की बात कर ले, फिर चाहे जन की बात कर ले, यही है। ग्रामीण जो होते थे, गांव के क्या होते थे, प्रधान। समझ लेना, जो ग्रामीण होते थे, ग्रामीण गांव के जो लोग होते थे ग्रामीण, वो क्या होते थे, गांव के प्रधान होते थे, उनको गांव का प्रधान कहा जाता था। अनेक गांव के समूह को क्या कहते थे, विष। अनेक गांव, बहुत सारे, जैसे कई परिवारों को जोड़ के हमने क्या बना दिया, कई परिवारों को जोड़ के गांव बना दिया, और कई गांवों को जोड़ के हमने क्या बना दिया, विश्व। अरे ऐसे छोड़ो, ऐसे समझ लो तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा इतिहास में जगेगा। सबसे पहले क्या है, अगर ऊपर से लेकर चले तो ऊपर से नीचे आओ। सबसे पहले क्या है, इंडिया है, भारत है। भारत के बाद क्या है, राज्य। जरा सीरीज समझना, राज्य है। राज्य के बाद अंदर क्या है, राज्य के बाद जिला है। जिला के अंदर क्या है, ब्लॉक है। फिर उसके अंदर क्या है, गांव है, क्लियर है। फिर उसके अंदर क्या है, मोहल्ला टोला वगैरह जो भी है वो है। उसके बाद क्या है, फिर और नीचे चला जाओ तो घर है बना हुआ, उस घर के अंदर फिर क्या है, फिर परिवार है। फिर परिवार के अंदर क्या है, लोग हैं। बस यही तो है, यही सीरीज से तो हो रहा है और वही सीरीज हम आपको बता रहे हैं, क्लियर है। तो ध्यान रखना, ग्रामीण जो है गांव का प्रधान होता था और अनेक गांव के समूह को जोड़ दिया जाता था तो उसको कहा जाता था बिस। ध्यान रखिएगा, बिस। और जो बिस होते थे उनके जो प्रमुख होते थे, विश्व के प्रमुख होते, कई गांव के जो प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था विश्वपति। अब हुआ समझ में आया, विश्व का मतलब समझ में आया, बिना समझी, क्लियर। और इसका जो प्रधान होता था, अरे भाई 20 का मतलब देखो, कई गांव के समूह को जोड़ दिया जाता था, उसके जो प्रधान होते थे एक सेंटर में रखा जाता था, उसके राजा जो होते थे उसको बीसपति कहते थे। बस सिंपल है ना। जन के अधिपति को क्या कहा जाता था, जनपति। जन, जो जन के अधिपति होते थे, जैसे राजा, जितने भी जन है, जो भी जन है, उन सबके जो अधिपति होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था, राजा। मतलब क्या इसमें रखने का, आसान तो है। और अगर जरूरत से ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो आप ही को नुकसान, पीछा जो पढ़ने वाला होगा वो नहीं समझ पाएगा, है ना। आप ऐसे ही करते रह जाइए। चले नेक्स्ट, सभा और समिति, क्लियर है, हुआ करती थी वहां पे, जो क्या करती थी, राजा को सलाह देने के लिए। सलाह देने का मतलब समझ में आया, सलाह देने का मतलब है कि राजा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बताएगी। ये राजा की पुत्रियां हुआ करती थी सभा, ये कोई लड़की उड़की नहीं है, राजा की 2 पुत्रियां हुआ करती थी जिसको कहते थे क्या, सभा और समिति। और राजा अगर कुछ गलत करता था तो वहां पे उनको बताते थे। एक और दूसरी बात ध्यान से समझना कि जो समाज के अंदर समस्या होती थी वो राजा के पास ले जाके रख दिया जाता था। अब रहा सभा और समिति। सभा में कौन होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, उनको क्या किसमें रखा जाता था, सभा में। और समिति का मतलब होता था हम जैसे लोग, जो युवा होते थे, उन सबको ले जाके किसमें रखा जाता था, समिति में रखा जाता था। इन दोनों के बाद अब आपके दिमाग में आएगा सब लोग जाके क्या, चाहे सभा में समिति में जितने लोग हैं सब राजा को सलाह देते थे, नहीं, उसका एक प्रमुख हुआ करता था जो राजा को जाके सलाह देता था कि राजन ये काम कर रहे हैं, इससे क्या है, समाज में अशांति फैलेगी, समाज में समस्या होगा, इस समस्या को दूर करने के लिए ये काम मत किया कीजिए। यही क्या करती थी, सलाह देती थी। चले, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, महिलाओं को भी सभा में भाग ले सकती थी। अब महिलाएं भी आ गई सेंटर में। महिलाएं सभा में क्या कर सकती हैं, भाग ले सकती हैं, लेकिन आगे चल के जब टाइमिंग शुरू हो जाएगा उत्तर वैदिक काल तो महिलाएं सेंटर लाइन में चली जाएंगी, सभा में नहीं जाएंगी। महिलाएं बस क्या हो जाएंगी, चार दीवारी में जाके कैद हो जाएंगी, सारी प्रथाएं महिलाओं पे चलना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि अब लोहे का खोज हो जाएगा और समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज बन जाएगा। इससे पहले जो समाज चल रहा था ऋग्वैदिक काल तक वो क्या चला था, मातृसत्तात्मक, अब जो हो जाएगा पितृसत्तात्मक, उसके बाद महिलाएं जो है अंदर चली जाएंगी। चले नेक्स्ट, राजा का स्वामी नहीं होता था, राजा कभी भी स्वामी नहीं कहलाता था, राजा अपने आप को मालिक नहीं कहता था, लेकिन ये जरूर कहता था कि युद्ध का स्वामी जो होता था वो क्या होता था, जैसे युद्ध का स्वामी का चर्चा होता था इसमें राजा को माना जाता था। राजा सिर्फ खुद कहता था मैं युद्ध का स्वामी हूं, लेकिन जन का स्वामी नहीं हूं। राजा कभी अपने आप को स्वामी नहीं मानता था। और इंद्र को यहां पे क्या कहा गया, पुरंदर। याद रखिएगा, बस इतनी सी बात है कि इंद्र को यहां पे क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले आगे। नेक्स्ट, जन शब्द का उल्लेख जो है 275 बार आया ऋग्वेद में। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया। याद करो एक चीज हम आपको सिखा रहे थे, सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में कितनी बार आया, तो कई बार आपको बताते थे 176। याद आ रहा, ऋग्वैदिक काल में कुछ दिमाग में आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम बताते थे कि सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार आया था। उसी तरीके से 275 बार जन शब्द का उल्लेख इसमें ऋग्वेद में आया। जनपद का ऋग्वेद में एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया।
कहीं दूर दूर तक एक लाइनिंग भी जनपद का नहीं। जन का है लेकिन जनपद का नहीं है। जन का मतलब समझते हैं एक जैसे मैं अभी आपको सिखा दूं जो एक का मतलब क्या हो, एक जन है सुजीत सर एक जन। जैसे यहाँ पे एक और लोग आ जाएंगे तो ये जन जो है जनपद में हो जाएगा। यानी लोगों के समूह को क्या कहते हैं जनपद, लोग को क्या कहते हैं जन। और वही समूह धीरे धीरे जब बड़ा सा हो जाता है कई क्षेत्रों में जाता है तब इसी को हम क्या कहते हैं जनपद के बाद महाजनपद। यही महाजनपद जब खूब सारा बड़ा संख्या में बन जाता है तो ये साम्राज्य का रूप धारण कर लेता है बाबू। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में राजा का पद जो हो गया वो क्या हो गया था अनुवांशिक हो गया था। वैदिक सभ्यता आते आते राजा का पद जो है अनुवांशिक हो गया। अनुवांशिक का मतलब ये हुआ कि सुजीत सर अगर राजा हैं तो फिर आने वाला टाइमिंग में सुजीत सर का औलाद ही राजा बनेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या किन्हीं को भी? चलिए आगे आओ बाबू, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। एक ये जो है अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछता है, युद्ध का है, दसराग युद्ध। ध्यान रखिएगा दसराग युद्ध ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। युद्ध के लिए जो है यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल होता है कहां पे? ऋग्वैदिक काल में, या फिर कहें तो वैदिक वैदिक काल में। यहाँ पे जो युद्ध के लिए जो इस्तेमाल होता है शब्द उसका क्या है, जिसको कहते हैं गविष्ठ शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए। युद्ध के लिए गविष्ठ याद रखना, ये पॉइंट याद रखें, याद करने के लिए। युद्ध के लिए गविष्ठ, गविष्ठ का मतलब क्लियर है? अब जरा देखना सुजीत कैसे याद होगा। तो गो से गविष्ठ और गो से क्या होगा गाय, यानी कि गायों की खोज। ये युद्ध जो होता था वो किसके लिए होता था? गायों के खोज के लिए। यहाँ जो युद्ध होता था वो किसके लिए होता था? गाय के लिए होता था। गाय सबसे प्रिय सबसे महंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई समस्या? अब एक पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दसराग युद्ध। कई बार क्वेश्चन पूछता है, कल भी लगता है नीचे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आया था दसराग युद्ध। दसराग युद्ध ये लड़ा कहा गया है? पुरुषनी नदी, याद रखिएगा। जो आज के डेट में क्या है वर्तमान नाम जो है इसका रावी नदी, याद रखिएगा। ये वही रावी नदी जिसमें हम आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता भी है। रावी हड़प्पा जो नगर है वो हड़प्पा कहां मिला था? रावी नदी के किनारे मिला था। क्लियर है? और ये किन किन के बीच में हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। एक साइड में कौन थे? सुदास। क्लियर है? ध्यान देगा, सुदास जो भारत वंश के क्या थे? राजा थे। भरत वंश के ये राजा थे सुदास। और किनके बीच में? 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। इनका युद्ध जो हुआ था वो किनके साथ? 10 इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अगर आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं कि दुनिया का पहला युद्ध जो जल के लिए हुआ था इसका नाम था दसराग युद्ध। और ये किस नदी पे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कहां पे? रावी नदी, जो कि वर्तमान समय में रावी नदी है। और उस समय इसका नाम जो था वो क्या था? पुरुषनी नदी। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब दसराग युद्ध जो है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में आते हैं। 7वें मंडल में क्या है इसका उल्लेख है। कोई दिक्कत कोई समस्या? और अब रहा कि आप पूछिएगा कि सुजीत से इसमें जीत किसका हुआ, तो जीत जो हुआ वो किनका हुआ? सुदास की। स्टार्ट करके सुदास की विजय हुई। क्लियर? दसराग युद्ध का चर्चा जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? बस इतनी सी बातें आपको क्या करना है, याद रखना। अब जरा समझिए, युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम क्या था? गविष्ठ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। युद्ध के लिए गविष्ठ। और उस समय युद्ध क्यों होता होगा सर? बस युद्ध एक ही चीज के लिए, खेत जमीन जायदाद के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं। वहां बस युद्ध एक चीज के लिए होता था, गाय। क्योंकि उस समय यानी क्या वैदिक सभ्यता के टाइम में जमीन से ज्यादा महंगा जो थी वो क्या थी? गाय थी। ध्यान रखिएगा, जमीन से ज्यादा महंगा जो थी वो क्या थी? गाय थी। इस चीज को दिमाग के अंदर रखना। इसलिए इसका युद्ध के लिए जो यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया गविष्ठ किया गया है। और गविष्ठ का मतलब है क्या? गायों की खोज के लिए युद्ध करते थे ये लोग। क्लियर है? आइए, हाँ बाबू हो गया, क्लास समाप्ति कर रहे हैं। दसराग युद्ध ये क्या है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे 7वें मंडल में जाइएगा तब आपको यहाँ पे जो चर्चा मिलेगी दसराग युद्ध। अक्सर क्वेश्चन पूछता दसराग युद्ध किन के बीच में हुआ? हालत खराब हो जाती है, दिमाग काम नहीं करना बंद हो जाता। क्या दूं सर? अभी लगता जीके जीएस में और इसमें क्या दरोगा बैच में सेम क्वेश्चन थी, कोई जवाब दे रहा है, एकदम शांति से बैठा हुआ। बस ये समझिए क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछ देगा कौन से नदी के किनारे। और मेरे जैसा इंसान अगर खतरनाक बैठ गया ना, अगर मुझे बैठा दिया जाए ना, तो वहां पे जो है रावी नदी पुरुषनी नदी दोनों दे दूं और लास्ट में ऑप्शन मार दूं, है ना, ए और बी दोनों सही। उसका व्यास दे दूं, गंगा दे दूं, सरस्वती दे दूं और ये भी दोनों दे दूं। अब आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। अरे क्या लिखें? तो याद रखिएगा पुरुषनी नदी पुराना था, आज का नाम जो है ये रावी नदी हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, और इसमें जीत किसकी हुई? सुदास की हुई। कितना टाइम हो भाई? चलिए, आज की आवाज आ रही है? जरा बताइएगा। सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद। पर जो है वो अपना खूबसूरत बिहार में है और उनमें सबसे मजबूत ईसा पूर्व तक है। और 1000 ईसा पूर्व में ही लोहे की कल से जो क्लास स्टार्ट हुआ वो वैदिक सभ्यता से। शुरू करें वक्त को ना गवाते हुए काम की बात।
करते हैं, है ना? देखिए, वैदिक सभ्यता अब तक जो कहानी आपके साथ मैंने शेयर किया, वो हड़प्पा सभ्यता का किया और आसान तरीके से किया। हर एक-एक बात को समझाते गए। उसके बाद कल से जो क्लास स्टार्ट हुआ, वो हुआ वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता को हमने आपको आसानी से बता दिया कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बाँटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और 1000 ईसा पूर्व में ही लोहे की खोज हो जाती है। उसके बाद वैदिक सभ्यता जो है 2 भागों में बँट जाता है। एक ऋग्वैदिक काल बन जाता है और दूसरा उत्तर वैदिक काल बन जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग रहता है, वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक रहता है और 600 बीसी के बाद जो है महाजनपद काल आ जाता है, जिसमें आप जानते होंगे 3 महाजनपद जो है, वो अपना खूबसूरत बिहार में है और उनमें सबसे मजबूत जो है, वो मगध महाजनपद है। क्लियर है? तो इन सब की बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं अपने काम पे। उसके बाद पहला पॉइंट मैंने उठाया और उठा के एक ही चीज बताया, राजनीति, जो अच्छे तरीके से सारी बात को एक-एक को क्लियर करते हुए आपको समझा दिया। उसके बाद आज जो है दूसरा सामाजिक व्यवस्था। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता है, क्लियर है, जो आर्यों के द्वारा इसको बनाया गया है और जिसका मूल में जो है वो वेद है। अब जरा सोचिए कि उस समय में इस सभ्यता का समाज कैसा रहा होगा। जरा आपको कभी क्या ऐसे देखिए, पढ़िए तो ऐसे फील कीजिए, कभी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप जिस समय होश संभालते तो कुछ बातें अगर याद होगी इस ज़हन के अंदर, तो जैसे 7th या 8th में पढ़ते होंगे, तो आपको समाज बड़ा अजीब-सा दिखता होगा। उसमें ऊँच-नीच, भेदभाव, महिलाओं के साथ में जो मतलब अत्याचार टाइप का होता था, आज वो बहुत कम गया। ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया, नहीं, कम गया है। लेकिन ये मत कहना कि कम नहीं गया, एकदम बोलना, ध्यान रखिएगा। वो पूरी तरीके से क्या हो गया? कम हो गया। धीरे-धीरे लोगों के पास जो है पहले जिस तरह की गुलामी के अंदर रहते थे, देश आजाद होने के बाद धीरे-धीरे लोग जो है क्या हो गए? पूरी तरीके से ओपन हो गए, क्योंकि शिक्षा पहले नहीं थी, अब जो है शिक्षा क्या हो गया? बहुत बड़े स्तर पे फैलना शुरू हो गई। ये सारी बातें आप आज के समाज में देखते हैं, तो ज़रा कोशिश कीजिए कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा। तो याद रखिएगा, उस समय का समाज जो था, इसका गठन का आधार जो था, वो गोत्र था। शुरू करें? यानी कि समाज के गठन का आधार जो था, अभी बता रहे, सब बातें बताते चलेंगे, बस गोत्र था, गोत्र। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सुजीत सर, ये गोत्र होता क्या है? गोत्र का मतलब ये होता था, अगर एक लाइन में कहें, गोत्र मतलब गौशाला। यहाँ पे लिख लो बाबू, ताकि दिमाग में रहे, कभी अगर क्वेश्चन पूछे, गौशाला। गौशाला का मतलब का क्या होता है? जहाँ पे गाय को रखा जाता है, क्लियर है? जहाँ गायों को, बहुत सारे गाय, मतलब गाय एक नहीं, एक से अधिक गायों को रखा जाता था। बस इतना सी बातें याद रखना, बस। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किन्हीं को भी? अब जरा समझिएगा, जैसे बता रहा हूँ, गोत्र, ये गोत्र होता क्या था? उस समय मैंने, याद कीजिए, कल की क्लास में जो लोग होंगे एकदम दिमाग क्लियर चल रहा होगा। मैंने आपको एक चीज बताया था, उस समय जो है युद्ध होता था, जिसको कहते थे गविष्टि युद्ध, और उस समय युद्ध जो होता तो गाय के लिए होता था। यानी कि जमीन से भी महंगा जो थी, अगर कोई चीज उस जमाने में, यानी कि वैदिक सभ्यता में सबसे महंगी चीज अगर कुछ थी, तो वो गाय थी। सबसे पवित्र थी, तो वो गाय थी। गाय को क्या कहा जाता था? अग्रण्या। यानी कि गाय को आप कभी मार ही नहीं सकते हैं, हत्या कर ही नहीं सकते हैं गाय को। सोच लीजिए, गाय कितनी पवित्र चीज है, और आज भी क्या है, गाय को मां का दर्जा देकर हम सर झुकाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? अब यहाँ की बात कहानी देखो कैसे घूमता है। यहाँ गोत्र रखा गया। अब गोत्र का मतलब क्या? मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, अब थोड़ा सा मुस्कुराहट आई होगी चेहरे पे, अरे सुजीत प्रेम की बात निकाले, हे भगवान, पहली बार, है ना? जो जिंदगी भर पिछले 9 साल से आंदोलन सत्याग्रह करने में लगे पड़े हुए हैं, क्योंकि इतिहास में पूरा क्या है, आंदोलन ही है, सत्याग्रह ही है कि नहीं? या फिर विद्रोही है, इसी समय रहे हैं और पहली बार प्रेम की बात कर रहे हैं। अगर बाई चांस आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और वो भी आपसे प्रेम कर रही है, तो याद रखना, प्रेम करने से पहले उनसे पूछ लेना कि आपका गोत्र क्या है। ध्यान रखना, अगर पता चला कि उनका गोत्र कश्यप है और आपका भी गोत्र कश्यप है, फॉर एग्जांपल बाबू, है ना? या भारद्वाज है, इनका भी भारद्वाज है, तो तीन एक दो है जो याद आता है, या फिर उनका गौतमी है, आपका भी गौतमी है, जैसे गौतम बुद्ध का था। अब देखो दिमाग में क्लिक होते जाएगा। तो याद रखना, आप किसी भी एंगल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो, आप हर एक एंगल से ब्रदर एंड सिस्टर हो। कहेगा, हे सुजीत माफ करो, आप इतिहास पढ़ाते-पढ़ाते हम लोगों का जो है इतिहास को ले डुबोगे, रहने तो जो है सो है। नहीं बाबू, इसको कहते हैं गोत्र। गोत्र का मतलब अगर सेम मिलेगा तो भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा, किसी भी हालत में पति-पत्नी का नहीं होगा। अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो एक बार मम्मी-पापा से पूछ के देखो, 100% है दोनों का अलग-अलग गोत्र होगा। अगर एक गोत्र होगा तो फिर किसी भी हालत में बहन और भाई छोड़ के कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है। इसी को कहते हैं गोत्र। अब ये गोत्र आया कहां से और कैसे इसको गोत्र बनाया गया सर? इसको जरा समझा दीजिए। ये गोत्र ऐसे होता था, उस समय समाज होता था बाबू, ठीक है ना? उस समाज में क्या होता था, जितने भी लोग हैं, क्योंकि दूर-दूर इलाका के होते थे समाज में लोग, उन सब लोगों का गाय को जो है, क्योंकि सुरक्षित रखा जाता था, युद्ध जो होता था तो गाय के लिए होता था, तो गाय के लिए पूरा एकदम चौकन्ना रहते थे लोग। किसी भी हालत में गाय को किसी को नहीं देना है। अगर कोई गाय को लेने की कोशिश किया, उसके बाद तो जो करेंगे वो देखने लायक होगा। वैसे जैसे आज जमीन के लिए क्या है, लोगों की हत्या हो जा रही है। बाप बेटा को नहीं समझ रहा, बेटा बाप को नहीं समझ रहा, भाई भाई को नहीं समझ रहा जमीन के लिए, उसी तरीके से लड़ाई होता था गाय के लिए। तो गाय, जितने भी गांव के गाय उस गौशाला में बंधेगा, वो सारे के सारे जो होंगे वो एक परिवार की तरह होंगे। ध्यान रखिएगा, भाई बहन की तरह होंगे, फूफा की तरह होंगे, चाचा चाची की तरह होंगे। दूसरा कोई रिलेशन नहीं होगा बाबू, याद रखना। अब वहां पे भाई बहन का रिलेशन होगा और दूसरा कोई रिलेशन नहीं होगा, इसीलिए गोत्र कहा जाता है। और जब बायोडाटा आपसे आपकी दीदी के लिए मांगा जाता है, तो उसमें बस एक ही चीज बोला जाता है, और वो कोई नहीं देखते हैं कि फेयर है या नहीं है, पढ़ी लिखी कितनी, अरे ना जी, वो सब बकवास है। वहां बस एक ही चीज देखा जाता है कि गोत्र क्या है इस लड़की का, उसमें रहता इंडिकेट, कभी देख लेना गोत्र, और उस गोत्र से पता चलता है इसमें शादी करना है या नहीं करना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब गोत्र खत्म हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चले आओ नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो परिवार का प्रधान होता था उसको कहा जाता था गृहपति या फिर कुरूप। याद रखिएगा पॉइंट को। परिवार के प्रधान को, जो परिवार का, जैसे आज के परिवार के प्रधान को क्या कहते हैं? मालिक, है ना? सर्वे सर्वा कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, जो आपके बाबूजी हैं, क्योंकि समाज जो है वो क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है ना बाबू? तो ध्यान रखिएगा, परिवार के प्रधान को क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, गृहपति। परिवार के प्रधान को, उसका कलर बदल देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। परिवार के प्रधान को कुरूप या गृहपति कहा जाता था। क्लियर है? चलो, यानी कि परिवार के जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा जाता था? गृहपति या फिर कुरूप कहा जाता था। आर्य समाज में पितृसत्तात्मक था, परंतु नारी को मातृ रूप में सम्मान मिलता था। याद रखिएगा, अब धीरे-धीरे समाज जो है मातृ सत्तात्मक, अब बदल के क्या हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया। ध्यान रखिएगा, तो आर्य समाज पितृसत्तात्मक तो था, लेकिन नारी को जो है मातृ रूप में सम्मान मिलता था, यानी मां के रूप में ये लोग दर्जा देते थे। आर्य समाज, रुक जाओ, आर्य समाज, आर्य समाज। अब आपके दिमाग में एक चीज यहाँ पे ख्याल आएगा कि सुजीत सर आर्य समाज की बात कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे जो है ये समाज बदलना शुरू हुआ और पितृसत्तात्मक समाज बन के तैयार हो गया। परंतु
मातृत्व का सम्मान करता था। बस इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। पितृसत्तात्मक था, लेकिन नारी का कहें या मातृ का क्या किया जाता था? सम्मान किया जाता था। क्लियर है? और एक चीज और, इस समय जो चल रहा वैदिक सभ्यता, इस समय जो पैतृक संपत्ति होती थी, ध्यान समझिएगा, जो पैतृक संपत्ति होती थी वो किसकी होती थी? पुत्र की होती थी। पुत्रियों का इसमें कोई अधिकार नहीं होता, तो आज भी समाज हमारा ऐसा ही है। पुत्री का कोई नहीं होता, यानी पैतृक संपत्ति पे, पैतृक संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता था। ध्यान रखिएगा, अधिकार होता था, पुत्री का नहीं, पुत्री का नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि ये समाज जो है पितृसत्तात्मक जो है, इसमें क्या है? जो पैतृक संपत्ति यानी बाबूजी की संपत्ति है, उस पे अधिकार जो होगा सिर्फ पुत्र का होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बेटा का होगा। पुत्री का यहाँ कोई अधिकार नहीं। क्या आज अधिकार है पुत्री का? कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है। अगर 10 बीघा जमीन है पैतृक संपत्ति, तो याद रखिए बेटों के लिए बनाए बाबूजी, और जिंदगी भर जो कमाए हैं वो थोड़ा बहुत उससे निकाल के अपनी बेटी का शादी कहीं जाके कर देंगे। काम खत्म करो, बात खत्म करो, सारा दौलत जो है औलाद के लिए, और उसमें भी औलाद में कौन? बेटा वाला औलाद। क्योंकि समाज ही पितृसत्तात्मक। करूं तो क्या करूं, है ना? ऋग्वेद के अगर 10वें मंडल में देखें तो वहां पे पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति मिलती है, वर्ण की। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल याद रखिएगा, यहां पे लिखूं नहीं तो फिर अलग हो जाए, इसमें लिख देता हूं, है ना? ऋग्वेद के 10वें मंडल, वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई समस्या? सारी बातें बता दी। पितृसत्तात्मक समाज है, ये बातें बता दी आपको। उसके बाद ये बता दिया कि पैतृक संपत्ति पर जो है वो क्या है? सिर्फ पुत्र ही का ही अधिकार है, उत्तराधिकारी वही बनेगा, पुत्री कभी नहीं बन सकती है। आज भी समाज में है। उसके बाद मैंने वर्ण व्यवस्था बताई। अब आपके दिमाग में रहेगी सूची से वर्ण व्यवस्था का मतलब 4 तरीके से। पहला, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है? लिखना तो जरूरी नहीं, लिख दें, लिख देते हैं, रुक जाओ। वर्ण व्यवस्था एक बार लिख देते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था का मतलब है, नाम तो वर्ण है, रियलिटी ये है कि ये समाज की व्यवस्था है। समाज इतने वर्गों में बटा हुआ है। आज का समाज नहीं बटा हुआ क्या? आपको नहीं दिखता क्या समाज बटा हुआ? जाति में बटा हुआ, धर्म में बटा हुआ है। ये जो है यादव जी हैं, ये जो है भूमिहार जी हैं, ये जो है राजपूत जी हैं, ये जो है मांझी जी हैं, ये जो है पासवान जी हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैनिस्ट है, ये बौद्धिस्ट है। ये क्या है? समाज बटा हुआ भाई, वर्ण में बटा हुआ। हकीकत में समाज ये नहीं है, ये इससे सिर्फ राजनीति करनी है बस। ये सिर्फ राजनीति होती है जमाने में, जो तुम जैसे बेवकूफों को और हम जैसे बेवकूफों को दो एक आपस में लड़वाती है। हकीकत क्या? समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, कभी गरीब। क्लियर? अब पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले आगे बढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना, ये तो वर्ण व्यवस्था हुआ, तो क्या सुजीत सर महिलाओं की भी स्थिति रही होगी? एकदम महिलाओं की स्थिति, यहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा। एक चीज और जो आपके दिमाग में डालता हूं, ब्राह्मण का मतलब क्या? वो लोग समाज में जिनको संस्कृत आता था पढ़ने के लिए, वो लोग जो पूजा पाठ करा सकते थे, वो जो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को वर्ग में रखते थे। जैसे आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। भाई आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्यों सुजीत? आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ इसीलिए क्योंकि वो संस्कृत बोलते थे, और आर्यों को ये लगता था कि वेदों की जो रचना हुई भगवान ने किया है, और भगवान भी संस्कृत बोलते थे। मैं भी संस्कृत बोलता हूं, इसलिए क्या हूं? उच्च हूं। क्लियर रखना स्टेटमेंट में। फंसेगा फंसाएगा आयो, फंसना मत। 10 लाख का मामला इस बार, 11 लाख 10 तो कम है। इसे बड़ा खतरनाक वाली फाइट होगी, और ऐसा ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अफसोस होगा। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन कैसे हमसे गलत हो गया। शिट, ये तो जानते हुए जानना गलत कर, इसे ध्यान रखना एकदम बाज की तरह, एक भी उदाहरण मत लगाना। क्षत्रिय मतलब क्या? समाज में शांति रखने का था, समाज को स्थिर रखना है, बाह्य आक्रमण से रोकना है, और अपने समाज को क्या है? आगे बढ़ाना। वैश्य का मतलब क्या होता है? वैश्य मतलब वैश्य व्यापार। ये लोग जो होते थे वो व्यापार करते थे, खेती करते थे वगैरह वगैरह, इनका मिलता होता था। और शूद्र का सुजीत से क्या काम होता था? शूद्र का काम होता था इन तीनों की सेवा करना। कोई दिक्कत, कोई समस्या किन्हीं को भी? कुछ भी दिक्कत हो तो बताना, है ना? जितना बताते जा रहे हैं बस दिमाग के अंदर डालते जाओ, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला, मत घबराओ। चले माधुरी डेली डराते हैं, डराते नहीं है बाबू। भला कोई अपना डराता है क्या? ये कैसे सोच ली? डराते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं। मेहनत पागलों वाली करो, दिल की बात आपसे करते हैं एकदम ऑनेस्टली, प्रॉमिस गॉड। 2 बजे सोता हूं, कभी कोई ऐसा दिन ही गुजरता 2 बजे, और 6 बजे एकदम उठना होता है, क्योंकि 8 बजे क्लास लगती है। यहाँ पे आने में टाइम लगता है, फ्रेश होने में टाइम लगता है, यही टाइमिंग चल रहा है। अगर तुम्हारा शिक्षक इतना देर तक कर सकता है काम, और इतना कम सो सकता है, तो आपको कैसे नींद आ जाता है? जबकि मैं तो रोजगार भी मेरे पास है, तुम्हारे पास तो कोई रोजगार नहीं है, फिर इतनी आराम से जिंदगी कैसे जी लेते हो? बस यही डराते हैं और कुछ नहीं बाबू। और मैं क्यों मत करूं? मैं चाहूं तो मीठा बात कौन बोलता है? जो आपसे नफरत करता है। कड़ी बात कौन बोलता है? जो अपना होता है दिल का, है ना? महिलाओं की स्थिति जरा समझो। महिलाओं की स्थिति क्या है इस समय में? तो वैदिक सभ्यता के समय महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह का प्रचलन नहीं थी। वाह, मजा आ गया। बाल विवाह नहीं है। आपको सब एक बार लिख लेते हैं बाबू, फिर समझा देते हैं, ठीक है ना? बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अब हैंडराइटिंग कुछ कुछ सही हुआ है बाबू, बताना। अब सही हो गया है ना? पहले से कुछ तो बेटर हुआ ना? आगे 6-7 दिन के बाद और बेटर मैं कर दूंगा धीरे धीरे करके, है ना? अंतरजातीय विवाह भी, अंतरजातीय मतलब समझते हैं? दूसरे जात से विवाह करना। अंतरजातीय विवाह जो है यहाँ पे होते थे, ठीक? अब अभी कुछ सब कुछ एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा। आजीवन जो विवाह मतलब अविवाहित, वैसी महिलाएं, वैसी लड़की महिलाएं नहीं, या कन्या, लड़की कहें या कन्या कहें, वैसी कन्या जो आजीवन अविवाहित होती है, ध्यान रखा जाए, आजीवन अविवाहित रहती थी, उसे क्या कहा जाता था? अमाजू, है ना? यानी ऐसे लिखते हैं तो आपके दिमाग में जाएगा,
आजीवन अविवाहित और विवाहित रहने वाली रहने पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार अमाजू की नाम थक जाते हैं उधर दरोगा का क्लास लेते हैं 2 मिनट का फिर यहाँ पे 5 मिनट का फिर आ जाओ इसलिए अविवाहित है ना आजीवन अविवाहित रहने वाली कोई भी साक्ष्य नहीं था एकदम फ्री पहली बार लिख लेते फिर समझाएंगे तो मजा आएगा समझ में मजा आएगा पर्दा प्रथा लो क्या पर्दा प्रथा में भाग गया का प्रचलन नहीं था यानी कि यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं था साथ साथ में नियोग प्रथा क्लियर है नियोग प्रथा जानते हैं नियोग प्रथा थी आगे की पेज में कर देते हैं ताकि मैं एक बार में समझा दूं बार बार लिखें तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा नियोग प्रथा समाज में विद्यमान थी नियोग प्रथा थी नियोग नियोग प्रथा थी अभी बता देता हूं सारी बातें बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस समाज में जो है वो नियोग प्रथा भी थी इसके साथ साथ में एक चीज और विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी चले विधवा स्त्री विधवा इस देवर से तभी तो कर रही है ना यहाँ पे सती प्रथा नहीं थी चलेगा चले आइए लिख दिए आप लोग लिख लिए होंगे कोई दिक्कत नहीं अब सब कुछ सही चल रहा है ना दिख रहा है ना अब यहाँ पे कोई दिक्कत रहे तो बताइए आइए वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ये तो आपको समझ में आ गया महिलाओं की स्थिति बाल विवाह का प्रचलन नहीं था स्टेटमेंट में देगा यहाँ पे कोई भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था पहले क्या होता था छोटे छोटे उम्र में क्या होती थी शादी हो जाती थी सारा चीज बताते 2 मिनट रुक जाओ है ना पहले क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे जो होते थे शादी रहते 2 साल 3 साल हुआ उसके बाद शादी कर देते थे शादी हो जाती थी 10 साल 12 साल हुआ तो फिर पता चलता था यही जो है इसका क्या है पति है मतलब छोटे उम्र में शादी करना ही क्या था बाल विवाह था और यहाँ पे बाल विवाह जो था बिल्कुल नहीं था कितनी अच्छा समाज था देखो तो शानदार अंतरजातीय विवाह होते थे है ना अंतरजातीय विवाह का मतलब है कि आप किसी जाति के मान लीजिए कि आप जो है यादव जी हैं और शादी जाके पासवान में कर दिए ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं था आराम से होता था जिसको जहां पसंद हो जिसका जहां दिल लगे आप कर लो शादी बस सामने वाला भी एक्टिव रहे और पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तभी करो अदरवाइज वैसा काम मत करो मैं अभी भी कहता हूं मैं इसको सही मानता हूं मुझसे पूछोगे क्या सुजीत अंतरजातीय विवाह सही मानते हो एकदम मानता हूं सही होना चाहिए तभी आगे चल के रिजर्वेशन सिस्टम खत्म होगी है ना क्योंकि सब फिर क्या होगा सब कोई बराबर हो जाएंगे कितना चलेगा कोई ऊंचा होगा नीचा होगा समाज बिल्कुल बराबर रहेगा कोई जात धर्म से कोई मतलब नहीं है सब कोई बराबर है उसके बाद इकोनॉमी से फिर ऊपर नीचा होगा तो फिर वहां देखा जाएगा सिंपल सी बात है लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है मैं भी अभी कहता हूं लेकिन तब आप अंतरजातीय विवाह कीजिए जब आपकी ममता मई माँ और बाप ये दोनों एक्सेप्ट करें कोई भी शादी कोई भी विवाह कोई भी संबंध इतना बड़ा नहीं हो सकता है जो हमारे माँ बाप से बड़े हो जाए हमेशा ध्यान रखना इस बात को अपनी 2 पल की खुशी के लिए माँ बाप की इच्छाओं को मार देना इस कलयुग का सबसे बड़ा पाप है कोई भी हो कोई भी धर्म हो धर्म की बात करो जाति की बात करो हाँ अगर माँ बाप तैयार है तो दिल खोल के करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर नहीं है तैयार तो ऐसी शादी करके भी क्या कर लोगे क्योंकि माँ बाप अगर दुखी है तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते हो जिंदगी में नहीं रह सकते हो पूरी जीवन तड़पते हुए कराते हुए निकल जाएगी हर दिन कुछ ना कुछ समस्या निकलेगा क्लियर तो अब ये चीज समझना जो मैं बताने जा रहा हूं अंतरजातीय विवाह इसका मतलब दूसरी जाति और आज भी क्या अंतरजातीय विवाह कीजिएगा तो सरकार भी बढ़ावा देगा पैसा देगा हाँ शादी करके तो देखिए अभी क्लियर तो नहीं है कि कितना था लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली 1 लाख से 1 लाख प्लस ही दे रहा है तो आराम से शादी कीजिए लेकिन वही ध्यान रखिए माँ बाप को समाज को नहीं ध्यान रखिए नहीं मैं समाज के विरुद्ध हूँ समाज को आपको ध्यान नहीं रखना लेकिन माँ बाप को ध्यान रखिए क्योंकि वही मेरे भगवान है आजीवन विवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा गया अमाजू वो महिलाएं सॉरी वो कन्या या वो लड़कियां जो क्या है ये सोच रही है कि मुझे शादी नहीं करना मुझे बस जीना है अपनी जिंदगी को खुल के जीना है अमाजू है ना बस आज में जीना है अमाजू आज में जीना है क्योंकि जो शादी कर लिया वो भी तो कर ही रहा है हर दिन तो लड़ ही रहा है कौन सा महल बना कर लिया कौन सा चेहरे पे हैप्पीनेस है जो शादी कर लिया वो भी जब रो रहा है वो भी जब परेशान है वो भी दुख में है मैं पागल में शादी करूंगा दिमाग समझ गया मेरा देखते हुए भी समाज को फिर भी वही गलती मतलब पता है कि इस गड्ढे में जाएंगे तो 100% डूब जाएंगे फिर भी हम जाने के लिए तैयार है गजब सी कहानी है अरे अपनी जिंदगी है अपनी जॉब है अपना पैसा है ऐसे करेंगे मौज करेंगे क्यों करेंगे शादी क्लियर है समझ रहे हैं तो याद रखिएगा आज की ये चीज ट्रिक्स बता रहा हूं आपको करने के लिए बता रहा हूं आपको जैसे करना आप कीजिए ट्रिक यानी कि आज की जिंदगी अमाजू जाकर देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा चले नेक्स्ट पर्दा प्रथा का प्रचलन यहाँ पे नहीं था एकदम एकदम पर्दा प्रथा नहीं था लेकिन आप अपनी मम्मी को जाकर देख लीजिए तो वहां देखिएगा पर्दा प्रथा था यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं आराम से आज का जमाना क्या है कोई पर्दा प्रथा नहीं है आराम से जैसे जो पहनना है जो कपड़ा पहनना पहनिए देश आजाद है आप भी आजाद है खुल के जी लीजिए जितना जीना लेकिन सभ्यता संस्कृति को भगवान के लिए अपने दिल के अंदर जरूर रखिए अगर बदलाव करना है तो कपड़े में नहीं खुद में बदलाव कीजिए कपड़ा में बदलाव तो एक जानवर भी कर लेगा वो बड़प्पन नहीं होता है कम कपड़ा पहन लिया फटा हुआ पहन लिया तो उससे बड़प्पन आ जाता है बड़प्पन इसमें आता है कि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सोच विचार होता है वो बड़प्पन होता है नहीं टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे सोचिए तो वो ठीक है क्लियर है तो यहाँ पे पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था इसके साथ साथ यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा नियोग प्रथा है बाबू नियोग प्रथा क्लियर है नियोग प्रथा का रुक जाओ एक सेकंड रुको ये हटा देते हैं ताकि फिर स्क्रीनशॉट में आपको नियोग प्रथा का मतलब होता है कि अगर कोई लड़की शादी करती है 2 साल हो गया पांच साल हो गया 7 साल हो गया 10 साल हो गया 12 साल हो गया कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा है यानी वैसी कन्या जिसके शादी होने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ध्यान समझना ऐसी कंडीशन में किसी गैर पुरुष के साथ जाके आराम से शारीरिक संबंध बना सकती है उसके बाद फिर बच्चा होगा तो इस प्रथा को किसी गैर पुरुष के साथ में बच्चों के लिए शारीरिक संबंध जो बनाएंगे इसी को हम कहेंगे नियोग प्रथा बाबू है ना कोई दिक्कत कोई समस्या आगे बढ़े विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती है ध्यान रखिएगा विधवा यानी कि अब जो लोग मर रहे हैं ऐसे में किसी को सती होने की जरूरत नहीं है जो मर गए जिनके पति मर गए और जो महिला बच गई वो विधवा हुई तो जानते ही होंगे अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे में ये महिलाएं जो हैं जो भी हैं अगर चाहे तो अपने देवर से शादी कर सकते हैं लेकिन देवर एक्सेप्ट करे तो क्या रखिएगा या फिर अगर किसी और से कर ले है ना चले आगे सती प्रथा यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी सती प्रथा का मतलब ये होता है कि अगर पति मर रहा है मर गया है तो उसी की चिता पे जो है पत्नी
सती प्रथा यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। सती प्रथा का मतलब ये होता है कि अगर पति मर रहा है, मर गया है, तो उसी की चिता पे जो है पत्नी को भी लिटा दिया जाता था और फिर अग्नि की आहुति दे दी जाती है, जिसमें एक जिंदा लाश और एक मरा हुआ लाश दोनों जलता था। और जिस शमशान में जलता था वहां पे नगाड़े बजाए जाते थे, क्योंकि जिंदा आदमी का जब शरीर जलेगा तो चीखेगा। सोच लो, सोचने के बाद दिमाग और रूह कब जाता, पूरा बाल खड़ा हो जाता मेरा, पूरा का पूरा हाथ का रोआ खड़ा हो जाता। सोच लो कि अब ऐसी जगह पे आग लगा रहे हैं और वहीं पे बाप भी है, वहीं पे उसका भाई भी है, और वहां जिंदा देखा, और वहां इतने कस के नगाड़े बजते हैं जो आज के डेट में आप देखते हो। जब किसी लड़की को मार दिया जाता है, मान लो किसी कारण आज देखो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ठीक है, उसका मारने पर क्या डीजे बजा दिया जाता है, पार्ट पार्ट टुकड़े टुकड़े में काट के कुकर में डाल दिया जाता है या फिर फ्रीज में डाल दिया जाता है। ये सब क्या है बाबू? ये सब यही है, सती प्रथा है। वहां भी क्या होता था, नगाड़े बजते थे, ध्यान रखना, नगाड़े बजते थे और उसी में क्या किया जाता था, उस चिता को जला दिया था। अंत में चिता जलते थे, जो लास्ट कंडीशन होता था, एकदम टूट जाती थी, शांत हो जाता था, उसमें जिंदा चिता जल जाता था। बाप रे बाप, ये मेरा समाज था। चलो नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा समाज है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है धर्म। ध्यान रखना बाबू, धर्म। सिर्फ ऐसा ना हो कि कहानी पढ़ लिए और आमाजू पूछ दिया स्टेटमेंट में तो मुंह देख रहे हैं, सुजीत सर बताए थे बाबू, नहीं हमको तो नहीं पता, हमको भी नहीं पता, तो रहो, हम क्या करें। चले अब धर्म देखते हैं। सबसे प्रिय देवता जो थे उस समय में, किस समय में बताओ, वैदिक सभ्यता में यानी वैदिक काल में, वो कौन थे? इंद्र थे। तो सबसे प्रिय देवता यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं ना। उलूल जुलूल बातें मत लिखिए प्लीज, नीला ड्रम पीला ड्रम मत लिखिए प्लीज प्लीज, अच्छा नहीं लगता आप लोग। चले धर्म में सबसे प्रिय देवता, सबसे प्रिय देवता जो थे वो कौन थे? इंद्र। सुजीत सर जब इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र को लोग क्यों किस लिए पूछते थे? इंद्र को कोई देखता नहीं था, तो पानी बरसाने के लिए पूजा जाता था, बारिश के लिए ये देवता को बुलाया जाता था। उसके बाद दूसरा देवता जो थे अग्नि देवता। क्लियर है? अग्नि, अग्नि देवता, क्लियर बाबू? अब ये अग्नि देवता थे क्या भाई? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ थे, मध्यस्थता कराने वाले थे, मनुष्य और देवताओं के। मनुष्य और देवता को क्या करते थे? मध्यस्थता कराते थे। क्या? हाँ, थोड़ा सा पानी मंगवा दीजिएगा, है ना। अब पवित्र पशु जो था, पवित्र पशु, पवित्र पशु में ये लोग किनको रखते थे? तो गाय। गाय जो था वो सबसे पवित्र पशु था। ध्यान रखिएगा, पवित्र नदी अगर पूछा जाए तो क्या बताएगा? पवित्र नदी, सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है। क्लियर है? मनुष्य को एक चीज ध्यान रखिएगा, मनुष्य को आड़ बढ़ने के लिए विश्वामित्र ने, ध्यान रखिएगा, मनुष्य को आड़ बढ़ने के, हाँ नदी, वेरी गुड बाबू करनेश जी, बहुत सुंदर, ये हुआ ना बात, ये लगता है कि हाँ ठीक है, वेरी गुड बाबू जी, बहुत सुंदर बाबू। हाँ, मनुष्य को अगर आर्य बनना हो तो इनके लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र बनाई। ध्यान रखिएगा, मनुष्य को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। और आप जानते होंगे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चले, कोई दिक्कत, कुछ समस्याएं? देखो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या बुरा पढ़ा रहा हूं उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप समझो मेरी बातों को। मैटर ये करता है कि इसमें जितनी भी बातें हैं ना वो कभी भूलना मत, एकदम उतनी ही बातें जितना जरूरत और काम की बातें हैं, जिससे आपका एडीओ में हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है कि नहीं? बस शांति से बनाए रखो, जितनी बातें बताई जा रही हैं उन सारी बातों को थोड़ा सा समझना। क्लियर है? अब यहाँ पे आएगा, हाँ कोई स्टूडेंट बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, अगर कोई पूछे कि गायत्री मंत्र जो है किस देवता को संबोधित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना सावित्री, याद रखिएगा सावित्री, यही पे लिख देते, इससे क्या होगा आपके दिमाग में रहेगा ये समर्पित किसको किया गया है, तो सावित्री, सावित्री देवता को समर्पित है, देवता को समर्पित है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले आइए अब थोड़ा सा धर्म को देखते हैं। अब सबसे धर्म की बात, अभी भी हमारे पास में क्या धर्म है आज के समाज में? ऐसे करके देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा, आसान कुछ भी नहीं है भगवान, लोग ऐसी मुसीबत लेकर रखे इतिहास को। क्या आज हमारा धर्म है? जिनको इच्छा है वो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर ले, किन्हीं को और इच्छा है तो इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर ले, और इच्छा है बौद्धिस्ट जैनिस्ट, है कि नहीं? जो इच्छा है जिस धर्म में जाना है आप एक्सेप्ट कर लो, कोई समस्या नहीं है। और धर्म जो है कहीं ना कहीं समाज को एकता के रूप में बांधता है, लेकिन सही तरीके से धर्म को समझोगे और समझाने वाला होगा तो, और गलत तरीके से होगा तो आज की तरह आज के जमाने में समाज को क्या करेगा, वो तोड़ने का काम करेगा, जो आज कर रहा है धर्म। धर्म नहीं कर रहा, धर्म का कभी काम नहीं था तोड़ने का, जो धर्म के ज्ञाता अपने आप को समझते हैं ना वो लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो खैर आते हैं धर्म में, यहाँ पे सबसे प्रिय देवता जो है वो किनको माना गया? इंद्र को माना गया। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रिय देवता इंद्र। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में आप जब बता रहे थे तो आप वहां पे पशुपति बता रहे थे, तो बोलिए पशुपति बताए, शिव भगवान, आधा शिवा, आधा जो है शिव है और आधा में मां पार्वती है कि नहीं? अग्नि देवता, मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ कराने में अग्नि का बड़ा ही कमाल का काम होता था। आज भी आप देख लो, कोई सा पूजा पाठ बताओ जहां अग्नि ना जलता हो, बता दो तो, कोई सा पूजा पाठ छोटा सा अगरबत्ती मोमबत्ती तो जलाते ही जलाते हैं, बिना अग्नि का तो संभव ही नहीं कि आप पूजा करके दिखा दो मेरे को, है ना? तो ये जो है मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, मिलाने का काम करता है। पवित्र पशु जो है यहाँ पे गाय को रखा गया, ये कभी नहीं भूलिएगा, और साथ में पवित्र नदी जो है सरस्वती को बोलिएगा, सिंधु को मत बोल दीजिएगा।
याद रखिएगा, वहां भी सरस्वती ही थी सबसे महत्वपूर्ण पवित्र में, सरस्वती ही, जिसका 50 बार चर्चा किया गया था ऋग्वेद में। याद कीजिए, मनुष्य को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया, गायत्री मंत्र की रचना करता, और ये जो गायत्री मंत्र है वो किनको समर्पित है, सावित्री देवता को समर्पित है, यानी कि सूर्य भगवान को समर्पित है। आज भी क्या है, जब जल डालते तो कभी देखना मम्मी जब जल डालेगी सूर्य को तो बोलते विशुद्धि में दियो न प्रचोदयात्, है ना? क्लियर है? हाँ बाबू, तीसरे मंडल में, वाह अच्छी बात बताई, बहुत सुंदर, सुपर बाबू, यहाँ लिख देते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई। क्लियर? हाँ हाँ, तो पानी नहीं मंगवाया है, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अभी टाइम है ना, चलिए लीजिए। चले, पार्ट बाई पार्ट है बाबू, ऋग्वेद में जो है ना पार्ट बाई पार्ट किया गया, उसी को मंडल कहा गया। क्लियर है? भाग जिसको कहते हैं, पार्ट पार्ट तो भाग, हाँ वेरी गुड देव जी। चलिए भौगोलिक विस्तार, थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। भौगोलिक विस्तार कभी नहीं भूलोगे, जैसे आपका घर, नहीं श्वेता ये चाय कॉफी वगैरह, तो जब 1 मिनट ताकि एक बार फिर से रिकॉल हो जाए, जब हड़प्पा बता रहे थे तो उसका भौगोलिक विस्तार बताए थे। भौगोलिक विस्तार में हमने क्या बताया था, ऊपर में मांडा जम्मू कश्मीर, नीचे में दैमाबाद महाराष्ट्र, इस साइड में आलमगीरपुर मेरठ, और इस साइड में यानी कि पश्चिम में सुत कांगेडोर जो कि अफगानिस्तान में। कभी भूल सकते हैं ये क्या है, इतनी दूर पे हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या था, फैली हुई थी। अब इसका भौगोलिक विस्तार क्या है जरा समझना, किसका, वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सिंधु नदी का वर्णन कई बार आया है, ध्यान रखिएगा, भौगोलिक विस्तार में सिंधु नदी कई बार आया, सिंधु नदी से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर? आइए बताते हैं, नदी भी बताइए। अच्छा अच्छा नदी तो आराम से बता दिए। दूसरा जो है वो सरस्वती नदी, अभी बता रहा हूं, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। अभी नदी बता रहे हैं, दूसरा जो है वो क्या है, सरस्वती नदी। क्लियर है? सबसे पवित्र, जैसे बोल रहे हैं ध्यान रखना। क्लियर है? ऋग्वेद में 1 बार गंगा का और 3 बार यमुना का उल्लेख हुआ है, तो याद रखना गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार। यमुना का उल्लेख गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। क्लियर है? और ऋग्वेद में नदियों की जो संख्या बताई गई है वो टोटल 25 बताई गई है। बताई गई है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले, अब आपको जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। आप ऊपर में लिखे हैं भौगोलिक विस्तार, और हम यहाँ पे सारा नदी का उल्लेख किया है, जैसे समझो जो बता रहे हैं। जब हमने आपको बताया भौगोलिक विस्तार में कि आर्य जो आए थे, आए कहां से थे, आए थे मध्य एशिया से, और ये बता कौन है, मैक्स मूलर महोदय, कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और इनका सबसे पहला स्टे जो था वो कहां था, हरियाणा और पंजाब वाले इलाका में। ये करते करते आगे बढ़ते 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 नॉर्थ तक ही रह गए थे, दक्षिण नहीं जा सके थे। ध्यान रखिएगा, यानी ऊपर का पूरा नॉर्थ जो है वो क्या रह गया, आर्य में रह गया, नीचे दक्षिण जो है वहां पे नहीं जा सके थे। तो ये पूरा का पूरा इनका क्या था, विस्तार था। क्लियर है? दूसरी बात है कि सिंधु नदी से इनका चर्चा शुरू होता है, और ऋग्वेद में सिंधु की चर्चा जो है कई बार आया है, लेकिन कभी भी वहां पे एक चीज बताया कि सबसे पवित्र नदी जो रखा गया है वो क्या है, सरस्वती नदी। सबसे पवित्र इन्हीं को माना जाता है, जो कि आज के डेट में इसका नाम जो है घग्गर नदी कर दिया गया। कहीं पे स्टार मार्क देके लिख लीजिएगा, है ना, कहीं पे स्टार, कल कितनी क्लास, हाँ कहीं पे स्टार देके लिख लीजिएगा। एक और दूसरी बात कि पहले सरस्वती नदी जो थी वो बहती थी, अब सरस्वती नहीं बहती है। ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना तो है लेकिन सरस्वती जो है वो सूख चुकी है। गंगा का उल्लेख 1 बार ऋग्वेद में हुआ, जबकि यमुना का उल्लेख जो है यहाँ पे क्या है, 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या जो है वो बताई गई है 25, यानी कि 25। चले, कोई दिक्कत किसी को? आइए, नेक्स्ट। आर्थिक विस्तार, आइए थोड़ा सा देखते हैं आर्थिक विस्तार। टाइम हो गया क्या? टाइम है बबलू जी, लेकिन है ना। जीवन का आधार कृषि और पशुपालन था, वहां पे जीवन का आधार जो हड़प्पा में बताए थे कृषि और व्यवसाय बताए थे। पशुपालन था, वहां पे जीवन का, आपको स्टार्टिंग में बता दिए, यहाँ पे जीवन का आधार कृषि और पशुपालन था, वहां पे जीवन का आधार जो हड़प्पा में बताए थे कृषि और व्यवसाय बताए थे। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो जीवन का आधार, जीवन का आधार जो था और पशुपालन, यही दोनों पे लोगों का जीविकोपार्जन होता था। सर डे तो कुछ समझ में नहीं आया।
क्या लिखते हैं पता ही नहीं। खैर चलो, आइए नेक्स्ट। कृषि योग भूमि को कहा जाता था उर्वरा क्षेत्र। कृषि योग भूमि उर्वरा क्षेत्र कहते थे। कोई दिक्कत? यानी कि जो उपजाऊ होता था उसको जो है उर्वरा क्षेत्र कहते थे। गाय जो है वो मुद्रा की भांति समझी जाती थी। गाय को जो है एक मुद्रा के रूप में, जैसे आज क्या है खेत, जमीन, जायदाद, ये सब क्या मुद्रा है। आप खेत को बेचिए आपको मुद्रा मिलेगा। उसी तरीके से उस समय जो है सिर्फ गाय जो होती थी वो मुद्रा की भांति होती थी। गाय 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 जो थी वो मुद्रा की जैसी थी। यानी गाय से आप मुद्रा भी, गाय बेच के आप मुद्रा भी कमा सकते थे। और व्यापार का मुख्यतः जो होता था, ध्यान रखिएगा, व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली, व्यापार मुक्त वस्तु विनिमय प्रणाली के जैसा था। यानी कि वस्तु विनिमय, आपके पास में जो वस्तु है आप मुझे दे दीजिए, जो नहीं है वो क्या कीजिए, सामने वाले से ले लीजिए। कर के रूप में बलि दिया जाता था। कर जो होता था, कर के रूप में बलि, बलि अभी बता रहा हूं, दिया जाता था। बलि जो होता था ना, ये कर का नाम होता था, इसलिए कंफ्यूजन कभी ये मत हो जाइएगा कि बलि जो है काट के दिया जाता था, नहीं। और सबसे उपयोगी जो होता था पशु, उसका नाम था सबसे उपयोगी पशु जो था वो घोड़ा था। ध्यान रखिए, बस इतनी सी बातें आपको क्या है अपने दिमाग में रखना, इससे एक साथ एक मिनट रखना। यानी कि जीवन का जो आधार था वो क्या था, कृषि और पशुपालन, जो आपको बताया हुआ है कि इसी पे लोग का क्या था, जीवन चलिया था। आज क्या है, कृषि भी है जीवन का आधार, पशुपालन भी है जीवन का आधार, व्यापार भी है, उद्योग भी है, सेवा क्षेत्र भी है, बहुत सारा ऑप्शन आज के डेट में खुला हुआ जीवन आधार, मतलब जीवन जीने के लिए। दूसरा, कृषि योग भूमि को क्या कहा जाता था, उर्वरा। और याद रखिए उस समय भी हम आपको बोलते थे कि वहां पे उर्वरा देवी की पूजा होती थी हप्ता में, जहां पे एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता था। आपको याद कीजिए, कुछ याद होगा तो वहां भी उर्वरा देवी की चर्चा हम करते थे। गाय मुद्रा की जैसी ही थी, मतलब क्या गाय कहो या मुद्रा, आज जो खेत है वो खेत क्या है, मुद्रा है। खेत है मुद्रा, आप किसी को भी बेच दीजिए उससे पैसा आपको मिल जाएगा। खेत को कम समझिए, वो सब चीजें जो है वो क्या है, मुद्रा के रूप में। उसी तरह उस समय में गाय हुआ करता था। व्यापार जो होता था वो मुख्यतः जो है वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। अगर आपके पास चना है और सामने के वाले के पास में गेहूं है तो उसको क्या कर दो, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो, वो गेहूं दे देगा और आप चना दे दीजिएगा। क्लियर है? चले, कर के रूप में यहाँ पे क्या है, बलि दिया जाता था। बलि मतलब होता था नजराना। अगर एक लाइन में लिखा साइड में कह लीजिए नजराना। इसमें क्या होता था, टैक्स होता था। आप इच्छा अनुसार जो है आपको जो बन पाए वो दे दीजिए। इसी टैक्स को, यही कर को जो है उस समय में क्या कहा जाता था, ऋग्वैदिक काल में बलि कहा जाता था। इसलिए कभी कंफ्यूजन मत रहिएगा कि मारने उड़ने वाले का खेल है क्या, सरकार के मार देने का, नहीं। क्लियर है? हाँ फारूक खालिद जी, वही तो समझा रहा हूँ। कर जो होता, जो बलि होता था, कर होता था। कर का नाम ही से बलि है। बलि का मतलब वो बलि जो काटने वाला। क्लियर है? टैक्स होता था, उसी को बलि करते थे। सबसे उपयोगी पशु जो होता था वो क्या होता था, घोड़ा। क्लियर है? सबसे उपयोगी पशु होता था घोड़ा। यात्रा के लिए घोड़ा का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे। साथ साथ में क्या है, शक्ति का प्रतीक भी था, घोड़ा ही था। क्लियर है? चले, यहीं पे क्लास छोड़े, क्लास छोड़ दें, टाइम हो गया, आ गया सर। दूर नहीं चल सकता क्या? वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। बाबू ये लिखते हैं ना, आप हमेशा इसको याद रखिएगा, है ना। लिखते लिखते हमेशा याद हो जाएगा आपको। आज का पॉइंट जो रहेगा हम लोग का वो रहेगा आर्थिक स्थिति। यानी उस समय का, यानी वैदिक सभ्यता का आर्थिक स्थिति कैसी थी। कोई समस्या हो कि नहीं को तो आप बताइएगा, सर ये समस्या है मेरे साथ, है ना। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी किसी से नहीं रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। आइए, ट्रांसमीटर टॉपिक मत रखिए, छोड़ दीजिए, तो वहां उनका प्रॉब्लम है। चलिए, आर्थिक स्थिति, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति देखते हैं। जब फील कीजिए कि वैदिक सभ्यता, एक सबसे पहले छोटी सी बात जो आपसे शुरू कर दूं। एक्चुअली कल इसलिए नहीं आ सके ना क्योंकि कल जो है मुझे जियो कोर्ट जाना था, वहां तारीख पड़ी थी, बीपीएससी आंदोलन में आंदोलन किए थे, तो उसी में आ गया था नाम। मैं हमेशा अब आपके साथ रहूंगा। 17 नवंबर को एक दिन एब्सेंट करेंगे क्योंकि फैसला नहीं निकला। खैर आते हैं छोटे बातों को। आर्थिक स्थिति, और अब रहेंगे आपके साथ हमेशा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं रहेगी, एकदम कंटिन्यू क्लास चलेगी, है ना। आर्थिक स्थिति कैसी है, अगर मैं आपसे पूछूं अभी आर्थिक स्थिति कैसी है तो क्या कहोगे, सुजी सर दयनीय आर्थिक स्थिति है, इसीलिए तो एडीओ का तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए और हमारा परिवार का, हमारे समाज का उत्थान हो जाए। सिंपल, सही से पढ़ रहे हो। और इसके सिवा दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आर्थिक स्थिति सुधरेगा तो सुधरेगा, साथ साथ में क्या एक पावर मिलेगा, और इस पावर से क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी बदल सकते हैं। क्लियर? चलो, अब आर्थिक स्थिति में क्या है, जीवन का आधार क्या है। अभी अगर मैं पूछूं कि जीवन का आधार क्या है तो आप क्या कहेगा, सुजीत सर कृषि भी है, व्यापार भी है, पशुपालन भी है, सेवा क्षेत्र भी है। इन सब में जीवन का आधार है, जिससे क्या है, दो वक्त का भोजन सुबह और शाम जो है आसानी से हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। और इसमें से आज भी सबसे अधिक, यानी कि मिनिमम कम से कम 70 से 75% लोग जो है उनका जीवन भरण पोषण जो चलता है वो खेती से चलता है। ध्यान रखिएगा, बोलो खेती कितने लोगों को उठा कर रखिए जरा, समझो तो दिमाग खराब हो जाए। 70% लोगों का आज भी भरण पोषण जो है इसी खेती और पशुपालन पे आधारित है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आर्थिक विस्तार में जीवन का आधार जो था वो क्या था, कृषि और पशुपालन। कहने का मतलब है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। यहां के लोगों का मुख्य रोजगार था। क्लियर?
दूसरा यानी कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य रोजगार था वो क्या था? खेती था और पशुपालन। कृषि और भूमि जो है उसको कहा जाता है उर्वरा क्षेत्र कहा जाता है। जो कृषि उर्वरा मतलब सबसे अभी बताते रुक जाओ। कृषि कृषि योग भूमि को कृषि योग्य भूमि को उर्वरा भूमि उर्वरा कहें या फिर कहें तो साइड में लिख सकते हैं उपजाऊ भूमि, उर्वरा भूमि कहते थे। अब जब उर्वरा भूमि आए तो आप साइड में यहाँ चाहे तो स्टार मार्क देके लिख सकते हैं, चाहे तो नोट पे ही साइड में कि सुजीसर हड़प्पा सभ्यता में आप बताते थे कि वहां पे क्या स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है जो ये बताया जाता है कि उर्वरा देवी की ये लोग क्या करते थे, हड़प्पावासी पूजा करते थे। कभी भूल के देख लो, ट्राई कर ले। इतिहास रटने का चीज नहीं है, इतिहास समझने का चीज है। एक बार समझ जाओगे लाइफ टाइम दिमाग में रहेगा, कभी जाएगा नहीं, चाहे जितना जतन कर लो, बस ये बात समझ में आ जाए। तो कृषि योग भूमि जो होती थी उसको क्या ये लोग कहते थे, उर्वरा भूमि या उर्वरा क्षेत्र, जो भी समझो, जो चाहो वो समझ सकते हो। गाय को जो है मुद्रा की भांति समझी जाती थी, ध्यान रखिएगा, गाय मुद्रा की भांति थी, गाय मुद्रा की भांति थी। यानी कि गाय से अब आप मुद्रा को भी क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। व्यापार मुक्त जो होता था वो वस्तु, अच्छा ये हो गया है सर, ये टॉपिक हो गया है, अच्छा ये हो गया है, चलो तब तो बड़ा बढ़िया है। अच्छा एक बार बताइए, ये टॉपिक हो गया है, चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा बोल के 2 मिनट के लिए सुना देते हैं ये टॉपिक को। यहाँ घोड़ा जो था वो क्या था, सबसे उपयोगी वस्तु था पानी, पनी, ध्यान रखिएगा, पनी जो क्या होते थे, व्यापार करने वाले लोग होते थे, व्यापार करने वाले लोग होते थे। पहले बता दीजिए कि सर ये हो गया है ना, कोई दिक्कत? तो पनी जो है व्यापार करने वाले। अब आर्थिक के बाद आगे चलते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए चले, आर्थिक के बाद यहाँ के लोगों का जीवन शैली कैसा था ये समझिए। यानी जीवन शैली का सीधा सा मतलब हुआ एक समाज, एक तरीके से जीवन शैली जो जीवन करता है वो कहाँ करता है, समाज में करता है। तो समाज में लिख सकते हैं जीवन शैली सिंपल, लोग कैसे जीवन जीते थे, जीवन की शैली कैसी थी, कैसी आपकी आज के डेट में, आज के समय में लोगों की जीवन शैली कैसी है। लोगों का एक दूसरे के साथ में ताना मारना, जलना, और क्या यही है। पेय पदार्थ के रूप में वहां जहां पे शोषण किया जाता था, आज पेय पदार्थ के रूप में क्या हो गया है, कोको कोला, ठंडा वगैरह जो भी है ना, उस सबका इस्तेमाल करते हैं। आज के डेट में जो है अब प्रिय पशु जो कुछ नहीं रहा, अब आज के डेट में प्रिय जो पशु की जगह पे क्या हो गया, BMW हो गया, बड़ी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियां हो गई, ये सब मनोरंजन के लिए। पहले जो होता था वो क्या बाहर में लोग खेला करते थे, चाहे वो कबड्डी हो, ये हो, आज के डेट में क्या हुआ, मोबाइल में कबड्डी खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो बदला नहीं समाज, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई दिक्कत? साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, सब बता रहे हैं ये बात, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ बाबू एकदम, ये तो सबसे परफेक्ट बोले हैं, केजीएस यूजर। हाँ सर आवाज इको प्रॉब्लम हो रहा है सर। एक मिनट बाबू बस ठीक कर रहे हैं। हेलो, अब आवाज सही हो रहा, आवाज सही हो रहा? हाँ अब ठीक है, सही है ना? क्या करते हैं, घुड़दौड़ाना, घोड़ा को सिर्फ दौड़ाते थे, मनोरंजन के लिए करते थे। तो एक से अर्थ लिखे तो क्या है, मनोरंजन के लिए लोग क्या करते हैं, घुड़दौड़, रथ दौड़, संगीत, जानवरों को एक दूसरे के साथ में क्या करना, लड़ाना। तो एक से अर्थ लिखे तो क्या है, रथ दौड़, मनोरंजन के लिए हम लोग क्या करते हैं समझिए, कुछ भी, जैसे कुछ मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए एडीओ में, उसके बाद क्या कीजिएगा, ए ठंडा लो, ठंडा पिलाओ सबको। ये कोई नहीं कहेगा चलो भाई छाछ लाते हैं, दूध लाते हैं, या फिर दही खिलाते हैं, नहीं, सीधा सा एक मनोरंजन कर दो ठंडा, बस उसी को लाभ, उसी को लाभ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ का क्या था, सोमरस जो मिल वनस्पति से ये क्या होता था, बनता था। क्लियर है? यहाँ प्रिय पशु जो था, जो सबसे प्रिय जिसको माना जाता था, प्रिय पशु घोड़ा। ये अंतिम समय आ गया बाबू, ध्यान रखना, जीवन का नहीं इसका। यानी कि अब जो है पूरा का पूरा उत्तर वैदिक काल हो रहा है। अब प्रिय पशु वही होगा जो 2 पैसा देगा कमा के, ध्यान रखिएगा, वही प्रिय पशु होगा जो क्या करेगा, काम को आसान कर देगा, जीवन को आसान कर देगा। और घोड़ा हर जगह, रथ में यूज हो रहा, लड़ाई में यूज हो रहा, शक्ति का प्रतीक है ना, इन सब चीजों का है। क्लियर? एकदम टाइमिंग का जो है यही टाइमिंग। तो ये पूरा का पूरा जो अभी तक आपको हम समझाए वो पूरा का पूरा क्या चीज था, तो ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा ऋग्वैदिक काल था। अभी तक का जो क्लास ऋग्वैदिक काल का चला, यानी कि अब जो है यहीं से ऋग्वैदिक काल से क्या है, उत्तर वैदिक काल का भी धीरे धीरे क्या है, साक्ष्य दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका टाइमिंग जो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइमिंग होगा वो होगा उत्तर वैदिक काल। और यहाँ के बाद जो है फिर से नगरीय सभ्यता तैयार हो रही है, जिसको कहते हैं महाजनपद। ये जो सभ्यता है वो क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ के बाद नगरीय सभ्यता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शुरू हो गई। क्लियर? चलिए, इस काल में, और इस काल की चर्चा जो है वो किन वेदों में है, तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में उस समय, ऋग्वैदिक काल में उस समय सिर्फ ऋग्वेद था, और इस काल में आते आते सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब की रचना हो चुकी थी। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। क्लियर बाबू, किसी को कोई दिक्कत? जितनी बातें लिख रहा हूं, जितनी बातें समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट को एकदम दिमाग के अंदर जाने देना है ना। चलो अब थोड़ा सा समझिए, अब तक जो ऋग्वैदिक काल, अगर ऋग्वैदिक काल आप पढ़े हैं तब आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, हाँ सुजी सर समझ में आ गया। ऋग्वैदिक काल में ये लोग यानी क्या, कौन, जरा बताइए, इसको किसने बसाया? नहीं बता रहे हैं। ऋग्वैदिक काल आर्यों ने, आर्यों ने। तो आपको याद कीजिए, पहली क्लास में तो हमने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और ये बताते कौन है, मैक्स मूलर महोदय। वो बताते कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आके ये लोग कहां पे, सिंध और पंजाब वाला इलाका में आके बस गए थे, बस वहीं तक आके सीमित हो गए थे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, अब धीरे धीरे ये बढ़ते 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 पंजाब से बढ़ के ये कहां पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र में आ गए। कुरुक्षेत्र कहां पे है, हरियाणा में। क्लियर है? अब धीरे धीरे ये पंजाब से चलकर, यानी पंजाब से बढ़कर
पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, अगर साइड में चाहे लिखना तो आप लिख सकते हैं सुजीत सर, हरियाणा, वहीं पड़ता है कुरुक्षेत्र बाबू। और यहीं पे क्या है, महाभारत का भी युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र। पहुंच गए। अभी लगेगा ऐसे ही सुजीत सर स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा ना, आपकी हालत खा जाएगा, एकदम पता ही नहीं चलेगा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया सर। मगध और अंग आर्च क्षेत्र से बिल्कुल भी क्या थे, बाहर थे। मगध अंग से कोई मतलब नहीं था, दोनों के दोनों आर्च क्षेत्र से बाहर थे। मगध और नहीं, मगध ऐसे लिख देते हैं, मगध की राजधानी राजगिरी या ग्रीवरेज लिख रहे हैं। और मगध के साथ साथ एक और अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध और अंग इससे बाहर थे, इससे बाहर थे पूरी तरीके से। क्लियर? ये दोनों जो है वो दोनों क्या थे, बाहर थे, कोई दिक्कत। अब अथर्ववेद में अगर देखा जाए तो मगध के लोगों को क्या कहा गया है, वार्थ। बात अथर्ववेद में मगध के लोगों को कहा गया। हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है आप लोग को ऑनलाइन में, किन्हीं को दिक्कत हो तो बताइएगा। चले अब जरा समझो उत्तर वैदिक काल, ये पॉइंट को ध्यान से रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। स्टेटमेंट में देखा कि जानना ले आयो, ध्यान रखना, ये तीनों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में बाबू। पहला जो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल इसीलिए बोला जाता है कि उस काल में ऋग्वैदिक का क्या हो गया था, जन्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद जो है ना सामवेद का चर्चा था, ना यजुर्वेद का चर्चा था, ना अथर्ववेद का चर्चा था। आगे चल के क्या हुआ, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो उत्तर वैदिक काल में आया। लेकिन एक चीज और यहीं पे ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद को सबसे अंत में लिखा गया है। जो बातें लिखी है, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लेके बाबू तो स्टार मार के वहां पे लिखते चलिएगा, है ना। चले देखो क्या क्या पूछते हो, जहां से क्वेश्चन जिंदगी में पूछे। इस युग में सभ्यता पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र आ गई। तो अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि आर्य जो है, आर्य से तो ये सभ्यता बनी हुई है, इसको आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता को। और ये स्टार्टिंग में आए थे तो कहां थे, सिंध वाला इलाका में, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा वाला इलाका तक पहुंच गए थे। मगध और अंग जो था ये क्या था, इस आर्य क्षेत्र से बिल्कुल बाहर था। आर्य क्षेत्र इन दोनों जगह पर आए थे। मगध का मतलब हुआ पटना से शुरू करें और गया तक, पूरा जहानाबाद से लेते हुए गया तक का इलाका जो है, ये पूरा का पूरा क्या था, मगध क्षेत्र में था। और इसकी राजधानी जो थी वो राजधानी कहां थी, तो ध्यान रखना है, गिरिब्रज भी बोल सकते हैं, राजगिरी भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर राजगीर भी बोल सकते हैं, जो दिल चाहे आप वो बोल लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया है, बात कहा गया है। अथर्ववेद में ये अथर्ववेद वही है, अगर चाहे तो साइड में लिख दें, जिसमें जादू टोना होता है। इसके साथ साथ में दवा, सॉरी ये मेडिसिन है ना, आयुर्वेद, इसका भी चर्चा जो है वो किसने किया गया, अथर्ववेद में किया गया। कोई दिक्कत नहीं बाबू, बस सुनते जाना, इतनी बार सुनाएंगे कि दिमाग में याद हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें, या तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है राजनीतिक व्यवस्था। सबसे पहले किसी भी साम्राज्य को आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक मजबूत होना बेहद जरूरी है। ये टाइमिंग जो है ये राजनीतिक व्यवस्था का चला जाए। सोचो कैसा राजनीतिक, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो क्या है, कबीले पे शासन करने वाला राज अब प्रदेश पर शासन करने लग गया। सोचो जो सिर्फ कबीले, जो छोटे छोटे समूह रहते थे, उन पे राज करने वाला जो है अब धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे के पूरे क्या है, प्रदेश पे शासन कर। अब जरा दिमाग लगाओ कि पूरे प्रदेश पे शासन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है बाबू। जो चीज जरूरत का चीज है वो सारा चीज इंक्लूड है आपको, आप मत घबराओ। क्लियर है? जितनी जरूरत की चीज उतना हम दे रहे हैं। अभी आप देखो, आप एग्जाम देके आना, फिर कहना सुजीत सर एकदम, आप यकीन मानो आराम उसी के इर्द गिर्द घूमना है आपको। थोड़ा सा राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था है क्या, यानी कि राज्य को क्या करना है, व्यवस्थित रूप से संचालन करना है और धीरे धीरे क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। जो आदमी कबीले पे सिर्फ आश्रित था, उत्तर वैदिक काल आते आते अब जो है ये प्रदेश पे क्या हो गया, आश्रित होना शुरू हो गया, ये प्रदेश पे क्या हुआ, कब्जा करना शुरू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोहे का खोज ने एक क्रांति ला कर दिया, एक रिवॉल्यूशन ला कर दिया। क्लियर है? कबीले पे शासन करने वाला अब क्या कर रहा है, प्रदेश पे शासन। कबीले पे शासन करने वाला प्रदेश शासन करने लगा, यानी जो अब तक कबीले पे कर रहा था अब धीरे धीरे जो है पूरे प्रदेश पर क्या कर लिया, शासन करने लगा। चले बता रहे, सब बता रहे, रुको ना एक सेकंड। उत्तर वैदिक काल में अगर देखा जाए तो राजतंत्र ही शासन का आधार था, लेकिन कहीं कहीं जगह पे अगर देखा जाए तो गणतंत्र का भी साक्ष्य निकलता है। राजतंत्र का सीधा सा मतलब ये हुआ, यानी कि अगर एक लाइन में बोले तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक दो रूपों में था, यानी सत्ता पे दो तरीके से लोग जाते थे, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र का बाबू मतलब ये हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि लोगों के द्वारा चुन के वहां पे जाके क्या होगा, सत्ता पे बैठेगा। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या? एक चीज और, अथर्ववेद में जब बातें चली अथर्ववेद जादू टोना में, तो ध्यान रखिएगा परीक्षित को मृत लोक का क्या बताया गया है, देवता। परीक्षित, परीक्षित है कौन, ये परीक्षित वही है जो आप नाम सुनेंगे, अभिमन्यु का सुपुत्र। अभिमन्यु का नाम सुने ना, अभिमन्यु का सुपुत्र था, और उसी को जो है शायद अश्वत्थामा, शायद कंफर्म तो नहीं हूं, अश्वत्थामा जो है वो क्या किया था, उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या उनके गर्भ, उनकी पत्नी गर्भ का क्या कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे, और वहां से जो बच्चा पैदा हुआ था उसी का नाम परीक्षित था। और अथर्ववेद में परीक्षित को मृत लोक का देवता बताया गया, मृत लोक का देवता। क्लियर है? कोई दिक्कत? परीक्षित को अथर्ववेद में यानी परीक्षित को जो है वो क्या बताया गया है, मृत लोक का देवता। कोई समस्या किन्हीं को भी? सभा और समिति भी इस समय राजा को क्या करती थी, निरंकुश होने से रोकती थी। सभा और समिति सभा और समिति राजा को
निरंकुश होने से रोकती थी। सभा और समिति जो है राजा की दो पुत्रियां हुआ करती थी, दिमाग में रखिएगा, कभी ना दिमाग से बाहर निकले। सभा और समिति राजा की दो क्या होती थी, पुत्रियां हुआ करती थी, और ये दोनों जो है राजा को निरंकुश होने से क्या करती थी, रोकती थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और यहीं पे लिख देते हैं, तो फिर दिमाग से अगले पेज में निकल जाएगा। सभा और समिति राज्य के उच्च पदाधिकारी को कहा जाता था रत्नी। ध्यान रखिएगा, उच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, रत्नी। जैसे आज के डेट में कहते हैं सबसे बड़ा जॉब जो है वो आईएएस का है, आप कहते हैं ना, उसी तरीके से वहां उस समय जो है उच्च पदाधिकारी जो होता था उसको क्या कहा जाता था, रत्नी। तो ध्यान रखिएगा, रत्नी सबसे उच्च पदाधिकारी होते थे। तो ध्यान रखिएगा, रत्नी जो सबसे उच्च पदाधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो रत्नी कहा जाता था। और समिति के अध्यक्ष करने वाले को क्या कहा जाता था, ईशान। ईशान ईशान समिति के अध्यक्ष करने वाले को कहा जाता था। यानी कि समिति का जो अध्यक्ष करते थे उनको क्या कहा जाता था, रत्नी। बस इसको ध्यान रखना है। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता था। अभी बता रहा हूं सबको, अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता था। घोड़ा को छोड़ा जाता था, घोड़ा जहां तक जाता था वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो किसका हो जाता था, राजा का हो जाता था। और राजा जो है टैक्स के रूप में 1/6 भाग मिलता था आय का। कर जो है 1/6 भाग में प्राप्त करता था राजा। एक बटे 6 के रूप में जो आय होता था, आय का 1/6 भाग जो है वो इसको मिलता था। और कर जो है यहाँ आते आते जो है अब नियमित हो गया। पहले कर होता था दिल करे इच्छा देने का, तो दो नहीं तो नहीं दो। अब आपको यहाँ पे कर जो है वो क्या हो गया, नियमित हो गया। कर नियमित हो गया। आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं 2 मिनट में, और हर एक एक बात को आप समझिएगा। पूरे को एक बार और हाँ अभी बता रहे हैं, अभी तो लिखे हैं। हाँ अच्छा जी, एकदम परफेक्ट। फिर राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, और ऐसे ही राजा करता था। चलिए जरा समझते राजनीति। इसमें क्या है, कबीले पे शासन करने वाला देखते देखते प्रदेश पे शासन करना शुरू कर दिया, राज्य पे शासन करना शुरू कर दिया। जो अभी तक कबीले पे कर रहा था, यानी कि अब साम्राज्य धीरे धीरे लोहा के आने से कारण क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में शासन जो है ऐसा माना जाता है कि कहीं कहीं राजतंत्र था और कहीं कहीं गणतंत्र था। ज्यादा से ज्यादा जो था, ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा तो आपको ये बताना है राजतंत्र। याद रखिएगा ऑप्शन में, लेकिन अगर ऑप्शन में देगा कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों था, तब आप दोनों को सही मानिएगा। जैसे बता रहा हूं वैसे सीख लीजिए, दोनों था, राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। इसका मतलब ये हुआ कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो इसका मतलब है राजतंत्र। और गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि वहां की प्रजा जो है जिसको चुनेगी वही वहां का राजा होगा। ध्यान रखिएगा, पहला गणतंत्र जो कहां है, अपना ही खूबसूरत बिहार से है। कहां से है, जवाब दीजिए। पहला गणतंत्र दुनिया का। परीक्षित को अथर्ववेद में मृत लोक के देवता समझा जाता है, माना जाता है। मृत लोक के देवता किनको, तो ध्यान रखिएगा परीक्षित को। क्लियर है, इनको उस समय जो है यहाँ आते क्या है, परीक्षित को मृत लोक के राजा समझा जाता। सभा और समिति जो होती थी वो राजा को कभी निरंकुश होने नहीं देती। निरंकुश का मतलब ये होता था राजा कभी कोई काम गलत नहीं कर सकता था, ना भ्रष्टाचार कर सकता है, ना किसी के साथ कोई बुरा वर्ताव कर सकता है। तो इसी को कहा गया है क्या, निरंकुश। सभा और समिति राजा की दो पुत्रियां हुआ करती थी, दो पुत्रियां हुआ करती थी, और ये दोनों का एक अधिकार होता था कि राजा अगर गलत काम कर रहा है तो आवाज उठाने का। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, रत्नी सबसे उच्च पदाधिकारी होते थे उस समय में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो सबसे ऊंचे पद पे होते थे। जैसे आज सबसे ऊंचे पद पे जो बैठे वो सचिव है, ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी सबसे ऊंचे पद पे। उस समय जो थे वो कौन, उसको कहा जाता, रत्नी कहा जाता था उनको। जो सबसे ऊंचे वाले पद पे क्या होते थे, विराजमान होते थे। ईशान समिति के अध्यक्ष करने वाला होता था। अब समिति में अध्यक्ष की बात हो रही है, वहां जितने लोग हैं उन सबको क्या किया जाता था, उनका एक क्या होता था, अध्यक्ष करने वाला होता था। उस अध्यक्ष करने वाले का नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया है, ईशान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसे ध्यान रखिएगा। अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब सीधा, अश्वमेध अब यहां से आगे चल के सब जगह होगा, गुप्त में भी बहुत सारा होगा। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा के लिए यज्ञ। अब सीधा सा मतलब है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए घोड़ा छोड़ दिया जाएगा। घोड़ा भागते 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 जितना दूर तक का सफर तय कर लेगा, वो पूरा का पूरा जो सफर होगा, वो पूरा का पूरा जो एरिया होगा वो किसका होगा, राजा का। और उसके बाद भी अगर कोई उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ध्यान से समझिएगा, कोई अगर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो राजा उससे युद्ध करेगा, और अगर राजा हार गया तो पूरा साम्राज्य खो देगा, और अगर जीत गया तो वो राजा का पूरा साम्राज्य हासिल कर लेगा। क्लियर है, और इसका सही बात, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो देखें तो राम जी और उनके सुपुत्र लवकुश जी के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, कर का 1/6 भाग जो है प्राप्त करता था राजा, जो है कर का 1/6 भाग क्या करता था, प्राप्त करता था। यानी जो आपका कर का मतलब समझे, जो आपका आय है, जो आपका आय है, चाहे 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 10,000 हो या 10 लाख हो, उसका 6% जो सॉरी 1/6 भाग जो है वो किसको जाएगा, राजा के पास चला जाएगा। क्लियर है, कर जो हो गया वो नियमित हो गया। पहले होता था इच्छा है तो दीजिए, नजराना के रूप में होता, दिल करे तो दो, दिल करे तो मत भी दो। अब नियमित हो गया, अब कर देना एकदम अनिवार्य हो गया। अब आपको लिखित करना होगा कि आप देना ही पड़ेगा, आपको टैक्स कर देना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या? चलिए सर नोट से सही से लिखवाएं। ठीक है चंदन जी, बोल देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या है, समाज की व्यवस्था। क्या कुछ समाज भी रहा होगा उत्तर वैदिक काल का? अगर राजनीति है तो समाज भी रहना लाजमी है सर। समाज में क्या हो सकता है, एक बार बोल दे, एक सेकंड के लिए, 2-3 मिनट के लिए। समाज का सीधा सा मतलब ये हुआ कि समाज 4 वर्णों में विभाजित है।
जिसमें क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, इन चारों में विभाजित है। और चारों का क्या है, अब यहाँ आते आते क्या हुआ, अब जन्म आधारित हो गया वर्ण व्यवस्था। पहले कर्म आधारित था, अब क्या हो गया, जन्म आधारित। और इनमें सबसे ज्यादा शक्ति अगर किसी को मिली तो पुरोहितों को मिली, पुरोहित विद्वानों को मिली। पुरोहित और विद्वान अगर कोई होंगे तो सिर्फ एक ही होंगे, और वो कौन होंगे, ब्राह्मण होंगे। इसी को दिमाग में रखिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब गोत्र स्थापित हो गया, यहाँ पे समाज की बात हो रही है। गोत्र, गोत्र का सीधा सा मतलब ये हो गया कि आप जिस गोत्र में हैं और आप अब शादी उस गोत्र में नहीं कर सकते। सेम टू सेम गोत्र में, गोत्र हम बता चुके, आज नहीं बताएंगे। सेम टू सेम गोत्र में आप कभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि सेम टू सेम आपका भी गोत्र एक है और उधर से लड़के का भी गोत्र एक है। अगर एक साथ शादी कर रहे हैं तो फिर वो रिलेशन जो है पति पत्नी का ना होकर भाई बहन का हो जाएगा। सावधान, सतर्क, इंडिया, ध्यान रखिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या बाबू। चलिए आइए, स्त्रियों की स्थिति में हरास हुई, शुरू से बोला, लोहे की दोही को प्रभावित किया, दोही को प्रभावित किया, एक वर्ण व्यवस्था को किया, एक महिलाओं को किया। वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित था, जन्म आधारित हो गया, और दूसरा जो है वो क्या, स्त्रियों की स्थिति जो है बद से बदतर हो गई। पैतृक संपत्ति छीन गया, अब स्त्रियों का पैतृक संपत्ति समाप्त हो गया। पहले पैतृक संपत्ति स्त्रियों को दिया जाता था, लेकिन अब पैतृक संपत्ति खत्म हो गया, अब सिर्फ पुत्र को ही पैतृक संपत्ति मिलेगी, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आइए, सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था जरा समझते हैं। उस समय का समाज को जरा सोचो, बैठे बैठे हो तो जितना देर तक लिख रहे हो उतना देर तक सोचो कैसा समाज रहा होगा। बोलो, ऐसे समाज में क्या जिंदगी जीना कोई चाहेगा? जरा सोच के देखो, समाज जो है वो क्या है, चार भागों में बटा हुआ है। अब सही हुआ, शांति लगता, बहुत चिल्लाता है। चलिए, समाज चार भागों में बटा हुआ था, चार भागों में ब्राह्मण, इन चार भागों में जो है समाज अपना क्या था, डिवाइड था, ध्यान रखना, क्लियर। अब जो है वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। अब सबसे अधिक शक्ति, सबसे अधिक शक्ति ब्राह्मणों को दिया गया। ब्राह्मण को आप ये जरूर कहीं पे चाहे तो लिख लीजिएगा, है ना। ब्राह्मण को आप पुरोहित भी कर सकते हैं, पुरोहित वर्ग। ब्राह्मण को आप पंडित भी कर सकते हैं, और ब्राह्मण को आप विद्वान भी कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड अगर कहीं मिले तो मतलब एक ही है, याद रखिएगा इस बात को, क्लियर। हाँ करने से आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा, जब आप टेस्ट दीजिएगा ना तो चीज आपको मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलिए, इसके साथ साथ स्त्रियों की स्थिति में क्या हुई, सबसे बड़ी गिरावट आई। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। अच्छा, जो लोग हैं अभी ऑनलाइन है, तनिक जरा सोचिए कि आप हमको सजेशन देते हैं कि सर अब लो लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या हमको नहीं पता है क्या? आप बताइए, ऐसे मुंह उठा के घर से आपको पढ़ा के चले जाते हैं क्या? बोलना क्या चाहते हैं बताइए, ये सब क्वेश्चन है पूछने का, आपको लगता है? हद तमाशा है भाई। भाई हम भी तो उतना ही उम्मीद से बैठे हुए जितनी उम्मीद से आप मुझे देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि सर ज्यादा ज्यादा मेरा इतिहास का क्वेश्चन सही हो जाए, और मेरा एक उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा इतिहास का क्वेश्चन यहीं से लड़े। हम भी रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, आपको भी रात दिन संघर्ष करवा रहे हैं। ऐसा मतलब मैंने जो पढ़ाया जो बताया वही क्वेश्चन, बस बस जितना बताता उतना आपको आना ना, आगे किसी जन्म में डिसाइड होगा हार्ड क्वेश्चन से। हमेशा वो क्वेश्चन जो आपको आता था आपने होगा, हर वक्त समझने का फैक्ट जो चल रहा है ना। चलो आओ, कुछ कई बात होगा जो मुझे लगता है कि शायद मैं आपको समझा दूं, ताकि पूरी तरीके से गिरावट हो गई। अब पैतृक संपत्ति का अधिकार चला गया हाथों से, क्लियर है। पैतृक संपत्ति ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे स्त्री लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अधिकार छीन गया। कहां कहां निकला जी, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला तो पैतृक संपत्ति, अभी बता रहा हूं बाबू, पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिया गया। और दूसरा, समिति में जो जाति थी, समिति में जाना समाप्त हो गया, समाप्त हो गया बाबू। टाइम हो गया क्या? और कोई क्लास नहीं है? 12:15 से है, कर देते हैं। 12:15 से है, आज ही बनना है। कल से मेरा ही क्लास है ना, मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है सर। आइए नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा सा समझिए, बड़ी आसान भाषा आपको समझाते, कभी नहीं होगा गलती। पहला क्या है, समाज चार भागों में बटा हुआ है। वर्ण व्यवस्था का मतलब चार भाग, आज भी समाज आपका क्या बटा हुआ है, देख लो समाज में, कहीं पे क्या यादव जी हैं, कहीं पे मांझी जी हैं, कहीं पासवान जी हैं, कहीं सिंह जी हैं, कहीं चौधरी जी हैं, कहीं फलाना है, कहीं ठिकाना है, पता नहीं कितने भागों में बटा हुआ समाज है। उसी तरीके से ये जात के रूप में आप बताएं, फिर धर्म के रूप में बटा हुआ समाज, कहीं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनिस्ट है, बौद्धिस्ट है कि नहीं, सब तरीके से क्या है समाज बटा हुआ है। यानी कि चार भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ध्यान रखिएगा। इन चारों भागों में समाज को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। अब जो ब्राह्मण होंगे वो पूजा पाठ करवाने वाले, क्षत्रिय जो होंगे वो शांति को रखेंगे यानी सेना रखने वाले, वैश्य जो होंगे वो व्यापार करने वाले, कृषि करने वाले, और जो शूद्र होंगे इन तीनों की क्या करेंगे, खिदमत करेंगे, इन तीनों की सेवा करने वाले होंगे बाबू। कोई दिक्कत? अब तक जो चल रहा था समाज वर्ण व्यवस्था में, कर्म आधारित, जैसा कर्म वैसा क्या होगा आपका वर्ण, कर्म वैसा वर्ण। अब हो गया वर्ण गया तेल लेने के लिए, अब आपका जैसा जन्म वैसा वर्ण। अब कर्म खत्म, अब जन्म, तो जन्म होगा शुरू, आगे चलकर रिजर्वेशन आएगा जो हालत खराब करेगा देश का, क्लियर है। देखिए रिजर्वेशन है, मैं सम्मान करता हूं बाबा साहब का, लेकिन समय के साथ बदलना चाहिए। अब जो रिजर्वेशन हो रहा है इकोनॉमी वाइज हो, क्योंकि सच में एससी एसटी जिनको रिजर्वेशन मिलता है बेचारे उनको नहीं मिलता, जिनकी हालत बहुत खराब है, दो वक्त की रोटी की तरह, तो क्या पढ़ेंगे, ईडीओ का क्लास करेंगे, उनको रिजर्वेशन मिल के भी क्या कहां यूज नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमिकल वाइज में अगर मिले तो फायदा है, नहीं एक बार सोचने वाली बात है, लेकिन फिर हम सम्मान करते हैं जो भी है, जैसा भी से इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहिए। अब वर्ण व्यवस्था जो है क्या होगी, जन्म सबसे अधिक शक्ति जो दिया गया वो किनको दे दिया गया, अब ब्राह्मणों को सबसे अधिक शक्ति दे दिया, सर्वे सर्वा ब्राह्मण को कर दिया गया, बना दिया गया, क्लियर है। जिसमें क्या ब्राह्मण को पुरोहित भी कर सकते, पंडित भी कर सकते, विद्वान। स्त्रियों की स्थिति में जो गिरावट आई भगवानी मालिक, आज तक स्त्रियां सुधर नहीं पाई, आज तक स्त्रियां नहीं, स्त्रियों की स्थिति आज तक नहीं सुधर पाई, आज भी क्या है नीचे ही गिरा हुआ। स्त्रियों का अधिकार जो है छीन लिया गया दो जगह से। पहले वो समिति में बैठती थी, राजा निरंकुश होता था तो आवाज उठाती थी, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब क्या कर दिया कि स्त्रियों को साइड करो, समिति में बैठी स्त्रियां। अब स्त्रियां जो हो गई वो क्या हो गई, एक उपभोग की वस्तु हो गई, चार दीवारी में बंद रहेंगी, बस जितनी प्रथाएं समाज में चलती जाएंगी सभी स्त्रियों पे डाल देंगे। बाल विवाह स्त्रियों पे, विधवा विवाह स्त्रियों पे,
सती प्रथा स्त्रियों पे सारी तरीके से बेचारी जो है मरती चली गई और आज भी मरी रही गांव में, जाके देख लो। आज भी दुर्गति दुर्दशा इन्हीं का होता है। भगवान न करे कभी कोई जन्म मिले लड़की ना बनाए, दिल की बात बताता हूँ, कभी ना बनाए, उससे बढ़िया है जानवर बना दो मेरे को। कितना दर्द झेलती है हे भगवान, जब से जन्म लेती है भगवान भरोसे बच जाती है, वरना भ्रूण हत्या हो जाता है। वहां से जीवित होकर निकलती है तो फिर भाई और बहन में टकरार होता है, फिर माँ बाप, फिर दहेज, फिर शादी विवाह, फिर वहां बच्चे, पता नहीं भगवान। सॉरी छोड़ो, स्त्रियों का अधिकार छीन लिया गया पैतृक संपत्ति और समिति से, तो ये पॉइंट जो था सबसे इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? यहीं पे जाके मामला को क्या करते हैं और रोकते हैं। कल जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो आर्थिक जीवन से होगा और मोस्ट प्रॉब्ली है कि कल जो है अगर सब कुछ सही रहा तो भगवान बुद्ध पे चले आएंगे। क्लियर है? आज की क्लास को यहीं पे विराम दे देते हैं क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास है ना। चले, कोई समस्या कोई दिक्कत हो बाबू तो बताइए, आप भरोसा कीजिए। एक भरोसा तो बनता, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। क्वेश्चन लड़ेगा इतिहास का तो लड़ेगा, आप बस थोड़ा सा भरोसा कीजिए, बस आराम से पढ़िए, हर बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए और प्रीवियस से जो क्वेश्चन है उसको उसमें देखिए। मैंने हमेशा बोला 100% नहीं लड़ा पाऊंगा, औकात के बाहर की बात, 80% क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़िएगा आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बाकी आपकी इच्छा।